ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस के सेशन में आपको वेलकम करते हैं और सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा डिसाइड था कि सेशन के स्टार्ट के अंदर हम पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ड्रॉप कर सकते हैं। मेरे पास कुछ ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो मैं उनको ज़रा क्विकली एड्रेस कर लेता हूँ। और मीनवाइल अगर आपके पास कोई जहन में क्वेश्चन है पिछली क्लास से रिलेट तो आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल मेरे पास आया था कि वी लुकअप के अंदर अगर हमें डाटा को सर्च करना हो और डाटा की फॉर्मेशन सेट ना हो, डाटा ऑर्गेनाइज ना हो, तो उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और डेफिनेटली वी लुकअप उस वक्त काम नहीं कर रहा होता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे अपने डाटा की प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको एड्रेस कर लेते हैं। देखें, यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टाफ के नेम मौजूद है और उसके अगेंस्ट में उन्होंने कुछ प्रोडक्ट सेल की है जिसकी यूनिट प्राइस यहाँ पर मौजूद है और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो यहाँ पर मौजूद है। अब मुझे करना यह है कि स्टाफ के नेम से मुझे उसे सर्च करना है, एम्प्लॉय के नेम से या कस्टमर के नेम से मुझे उसे सर्च करना है और उसका जो एक्चुअल रेवेन्यू है वो मुझे पॉपुलेट करना है। लेकिन पॉइंट यह है कि मुझे जो स्टाफ के नेम्स हैं एक्चुअली वो मुझे क्लियर नहीं है कि वो मोहम्मद MUHAMMAD है या मोहम्मद MOHAMMAD है, अमीन है तो AMIN है या AMEN है। तो अगर आप किसी टेक्स्ट को सर्च करते हैं और आपको नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली उसमें डाटा किस तरह से फैच हो रहा है या क्या उसकी फॉर्मेशन है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक वाइल्ड कार्ड यूज़ करते हैं वी लुकअप के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे फ़ाहद को सर्च करना है तो उसकी स्पेलिंग है FAHAD और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिंपल FAH और स्टार। और सेम फार्मूला मैंने अप्लाई किया कि आप वी लुकअप करें D3 को, कहाँ से सर्च करें, जो डाटा है उसकी रेंज हमने बना दी सॉरी। तो चूंकि मुझे कॉलम 4 से डाटा रिटर्न करना था इसलिए मैंने कॉलम 4 टाइप किया एंड देन 0 एग्जैक्टली डाटा मेरे पास रिटर्न हो रहा है। तो अगर आप फुल नेम लिखते हैं फॉर एग्जांपल तो भी ज़ाहिर डाटा पॉपुलेट करेगा। अगर मैं यहाँ कस्टमर का नाम चेंज करता हूँ तो उसकी प्राइस आ रही है। और अगर मुझे उसके नाम में नहीं पता कि आगे क्या यूज़ कर रहा है वो पर्सन, अगर अमीन है AMEN है या IN है, तो मैं AM लिखकर स्टार प्रेस कर दूंगा एंड देन एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देखें रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि वी लुकअप के अंदर अगर आपके पास डाटा की फॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि नीचे डाटा की टाइप क्या है, तो आप इस कमांड को, यानी वाइल्ड कार्ड जो वी लुकअप में चल रहा होता है वो स्टार है, उसकी मदद से डाटा को सर्च कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। अच्छा, अब एक सवाल और था कि भाई डाटा सम सिनेरियो के अंदर हमें लुकअप करवाना है, लेकिन हमने हमेशा पढ़ा है एग्जैक्ट मैच कि भाई आप इस एम्प्लॉय को सर्च करें और डाटा जब मिल जाए तो एग्जैक्टली आप डाटा को लेकर आइए। तो ये होता है हमारा एग्जैक्ट मैच। लेकिन अगर एग्जैक्ट मैच नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली मैच है, तो उसकी एग्जाम्पल शेयर कर लें। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बनाई है। हम कंपनीज में काम करते हैं, मैंने आपसे बताया था कि सेल्स की जो टीम होती है उनको इसकी ज़रूरत होती है। और अगर स्कूल के टीचर्स हैं फॉर एग्जांपल और उन्होंने स्टूडेंट्स की मार्कशीट कंपाइल करनी है और उन्होंने ग्रेडिंग करनी है, तो हर स्कूल में ग्रेड का जो मेथड है या क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो उसको भी बेस करते हुए हम काम कर सकते हैं। प्लस सेल्स का जो डाटा है अगर वो उसकी जो कमीशंस हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से मिल रहे हैं तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी ने डिफरेंट स्टाफ ने कुछ सेल्स जनरेट की है। अच्छा, कंपनी ने ये कहा कि भाई अगर आप 2 लाख से ज़्यादा की सेल्स करते हैं तो आपको कमीशन मिलेगा 5%, 2 लाख या उसके आसपास की सेल्स है तो अब इसमें वेरी करेगा ना, मतलब हो सकता है किसी की 199,100,000 सेल्स हो रही हो, 195,100,000 सेल्स हो रही हो, 150,000 सेल्स हो रही हो, तो ये एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली मैच चलेगा। फिर कहा गया कि भाई 2 लाख 1 से 4 लाख रुपए तक की सेल्स होगी तो आपको 6% कमीशन मिलेगा। अब किसी की अगर 3 लाख सेल्स होगी तो 3.5 लाख सेल्स हो गई तो यानी स्लैब बदलते रहेंगे। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि डाटा को सर्च करना है बिन्स में से, स्लैब्स में से, और जो भी कमीशन है वो यहाँ पर हमें पॉपुलेट करना है। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल ही है, यही वी लुकअप यूज़ होगा। क्या सर्च करना है, हमने कहा आप इसको सर्च करें, कॉमा कहाँ से सर्च करें, एंड देन उसके बाद हमने रेंज बना ली कि इस डाटा में से सर्च करें,
कॉमा कौन से कॉलम से डाटा रिटर्न करें। सो मैंने कहा आप कॉलम 2 से डाटा रिटर्न करें, और चूंकि यहाँ पर अब एग्जैक्ट मैच नहीं है, ठीक है, सेल्स देखें 184,000 है और एग्जैक्ट मैच में नहीं आ रहा, तो यहाँ हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली मैच ट्रू, एंड देन हम इंटर करते हैं और इसी के अकॉर्डिंगली रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट होगा रेस्ट ऑफ द सेल्स के अंदर। तो चूंकि मैंने यहाँ 200,000 से बिलो के लिए कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया, मैंने नहीं कहा कि जो 200,000 से बिलो हो उसे कोई कमीशन दे, तो मैं ऐसी सिचुएशन में एरर की हैंडलिंग के लिए हमने डिस्कस किया था, हम इफ़ एरर को अप्लाई करते हैं कि एरर ना रिटर्न करे बल्कि एक एरर हैंडलिंग कर ले, कॉमा दे दे। सो मैंने कहा इफ़ एरर वी लुकअप करे C3 को इस रेंज में से कॉलम 2 से डाटा लाए लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैच करे, और अगर 200,000 से बिलो सेल्स आ रही है तो ऐसी सिचुएशन में आप 0 रिटर्न करें, ठीक है, यानी उसे कोई कमीशन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो आप देखें जिसने 800,000 से अबव सेल्स की है उसको 8% यहाँ पर मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप 8%, 800,000 से ज़्यादा की सेल्स पे 8% कमीशन है, 400,000 से ज़्यादा की सेल्स पर उसे 6% कमीशन है, ये देखें क्राइटेरिया में बताया हुआ है। तो डिफरेंट स्लैब्स के अकॉर्डिंगली डाटा को हम सर्च करवाते हैं, वी लुकअप के थ्रू ही करते हैं, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट मैच नहीं होता है, यहाँ अप्रोक्सीमेटली मैच का कॉन्सेप्ट जो है वो अप्लाई होता है। अच्छा, अब इसके बाद ज़ाहिर मैं सेल्स को अगर कमीशन के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्वल टू सेल्स मल्टीप्लाई बाय कमीशन, सो मेरे पास रिजल्ट पॉपुलेट होगा कि एग्जैक्टली उन साहब का जो कमीशन बनता है वो सेल्स के ऊपर क्या बनता है, और फिर मैं डेफिनेटली उसके सैलरी के चेक के साथ उसका कमीशन का चेक भी उसे इशू कर दूंगा, तो रिज़ल्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा। और यही चीज़ हमारे पास मार्कशीट के अंदर भी होती है कि अगर हम कहते हैं कि पार्टिसिपेंट्स का ग्रेड अगर 90 से अबव है तो A+ ग्रेड है, 80 से अबव है तो A ग्रेड है, 70 से अबव है तो B है, देन C है, देन D है, और जो 50 से बिलो है वो फेल्स है। और ये मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हर स्कूल का या हर इंस्टीट्यूशन का वेरी करेगा, ये एक सिंपल आइडिया है, एक एग्जांपल है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला वही यूज़ होगा, इक्वल्स सर्च करें इस वैल्यू को, कहाँ से सर्च करें, हमने कहा आप इस डेटाबेस में से सर्च करें और कॉलम 2 से डाटा लेकर आए और एग्जैक्टली मैच अप्रॉक्सीमेटली मैच करके लाए। सो 1 है अप्रॉक्सीमेटली मैच के लिए, आप देखें रिजल्ट हमारे पास पॉपुलेट हो गया, जिसका स्कोर जो है वो लेस देन 50 है, लेस उसका फेल का क्राइटेरिया है, और जो लोग अबव आ रहे हैं उसके क्राइटेरिया को डाटा के ग्रेड्स को मैच करके वो यहाँ पर पॉपुलेट कर रहा है। तो ये कुछ बेसिक एग्जांपल थी वी लुकअप की कि अप्रॉक्सीमेटली मैच कैसे यूज़ होता है, उसके ऊपर बात करनी थी, सो इसको भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। अच्छा, एक सवाल और वी लुकअप के अंदर आया था कि हम मेरे पास जो है वो नंबर्स के दरमियान स्पेस आ रहा होता है या मेरे नंबर जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर होते हैं, ये दो अलग अलग एग्जांपल्स हैं, तो मैं डाटा को कैसे लुकअप करूँगा, ठीक है। आप देखें जब मैं इस आईडी के सेल पर डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर काफ़ी सारे ब्लैंक स्पेसेस आ रहे हैं और उसके बाद फिर नंबर स्टार्ट हो रहा है। दूसरी सिचुएशन में भी यहां ज़्यादा स्पेसेस हैं, तीसरी सिचुएशन में स्पेसेस हैं। तो हर एक टैक्स के दरमियान कहीं स्पेस ज़्यादा है, कहीं स्पेस कम है, लेकिन स्पेस है। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोई आईडी टाइप करेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 31261 एक आईडी है, ठीक है, ये आईडी आप देख सकते हैं इससे मैच हो रही है, और मैंने फॉर्मूला लिखा इक्वल्स टू आप सर्च करें इस आईडी को इस डेटाबेस में से, कॉलम 3 से डाटा लेकर आएँ और एग्जैक्टली मैच करें एंड देन एंटर। आप देखें रिजल्ट नॉट अवेलेबल, रिटर्न नहीं हो रहा, बिकॉज के क्राइटेरिया के दरमियान स्पेस भी है, स्टार्ट में स्पेस भी है। तो ऐसी सिचुएशन में जब तक आप अपने क्राइटेरिया को क्लीन नहीं करेंगे तब तक आपका डाटा जो है वो फैच नहीं होगा, आप रिकॉर्ड नहीं कॉल कर सकते। तो अब ऐसी सिचुएशन में डाटा को हैंडल करने के दो तरीके। पहला तरीका तो यह है कि जो क्राइटेरिया का सेल है उसको टाइप करने की जगह आप डाटा वैलिडेशन के थ्रू कॉल करवा लें, ये टेम्पररी सॉल्यूशन है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, डाटा के टैब में जा रहा हूँ, डाटा वैलिडेशन के अंदर, और अलाउ में से मैंने लिस्ट को सेलेक्ट किया और सोर्स में मैंने इसे बताया कि ये हमारा डाटा है, यहाँ से आपको डाटा को रिटर्न करना है एंड देन एंटर। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ड्रॉप डाउन आ गया, इसमें से मैं आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ 31261। अब ये जो आईडी है ना, ये इंक्लूडिंग स्पेस है। आप देखें रिजल्ट पॉपुलेट होना शुरू हो गया, इसका रिजल्ट 100 आ रहा है।
अगर मैं कोई दूसरी आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसका रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है, थर्ड आईडी सेलेक्ट करता हूँ उसका रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है। लेकिन हमने क्या किया एक्चुअली, जब डाटा वैलिडेशन लिस्ट बनाई और हमने सेल को सेलेक्ट किया तो इसने सेल सिलेक्शन में स्पेस समेत इस आईडी को ले लिया है। तो ये आप जब इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो इसकी शक्ल देखकर ही समझ आ जाता है कि इसमें अनवांटेड स्पेस भी है। तो जब वो स्पेस समेत इस क्राइटेरिया को मैच कर जाता है तो रिजल्ट भी रिटर्न कर रहा है, अदरवाइज फिर ये रिटर्न नहीं करेगा। तो ये मैंने जैसे आपसे अर्ज किया कि इसका एक मेथड है, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड मेथड नहीं है। इसका जो प्रोफेशनल एटीट्यूड है उसको देखते हैं। तो मैं इस डाटा वैलिडेशन को दोबारा क्लियर करता हूँ, डाटा वैलिडेशन लिस्ट में चला जाता हूँ, यहाँ से इसे क्राइटेरिया में क्लियर करता हूँ एंड देन ओके। और अब ज़ाहिर है मुझे मैनुअली टाइप करना पड़ेगा 31261 एंड देन देखें रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट नहीं हो रहा। तो हमें करना क्या चाहिए? आमतौर पे ये कहा जाता है कि टेक्स्ट के दरमियान अगर अनवांटेड स्पेस आ रहे हैं तो आप ट्रिम या क्लीन दो फंक्शंस हैं जिसको यूज़ करके आप अपने सेल्स को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा इक्वल्स टू ट्रिम ब्रैकेट ओपन और इसने कहा टेक्स्ट बताइए, सो मैंने टेक्स्ट बताया एंड देन एंटर किया। आप देखें ये टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेसेस थे इसने उसे क्लियर किया और ये मेरे पास बिल्कुल क्लीन डाटा जो है वो पॉपुलेट हो गया। ठीक है, तो एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका होता है कि आप इसके स्पेसेस को फाइंड करवा लें और रिप्लेस करवा दें। इसका तरीका क्या होगा कि F2 करके अपने सेल्स को खोलें एंड देन आप जब कीबोर्ड से एरो कीज़ मूव करेंगे तो आपको फील होगा कि बीच में स्पेस है। मैं लेफ़्ट राइट एरो की प्रेस करके इसको मूव कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ कि इसमें स्पेस है या नहीं। यस, इसमें स्पेस है। सो मैंने शिफ्ट बटन प्रेस किया और एक स्टेप आगे बढ़ गया। तो ये जो सिलेक्शन हुई है ये स्पेस की सिलेक्शन हो गई है। कंट्रोल C प्रेस किया, कॉपी हो गया ये डाटा, ये स्पेस जो है वो कॉपी हो गया। तमाम मैंने कोड्स को सेलेक्ट किया। कंट्रोल H फाइंड एंड रिप्लेस की शॉर्टकट है। ये हमसे सवाल करता है पहला कि फाइंड वर्ड क्या ढूंढना है। मैंने कंट्रोल V प्रेस किया, कंट्रोल V प्रेस करने से स्पेस इसमें चला गया। टैब बटन प्रेस किया, रिप्लेस विथ में आया। मैंने कहा ये स्पेस को ढूंढो और कोई स्पेस उसकी जगह ना लाओ, रिप्लेस कर दो ब्लैंक स्पेस के साथ। रिप्लेस ऑल कर दिया एंड देन ओके कर दिया। सारे स्पेसेस देखें डिलीट हो गए, ऑल डन। वी मेड 53 रिप्लेसमेंट्स एंड देन ओके एंड देन ओके। और अब यहाँ जो रिजल्ट है वो विदाउट एनी स्पेस आ रहा है, क्लीन एंड ऑर्गेनाइज डाटा आ रहा है। आप देखें मेरे पास ये प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। अब मुझे डाटा में सिर्फ ID टाइप करना है, उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट होते हैं। तो दिस इज़ द अनदर वे जिससे आप डाटा को फैच कर सकते हैं। नाउ एक सिचुएशन अगेन ये होती है कि हमारा जो फर्स्ट सेल होता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है। देखिए अगर नंबर है ना फर्स्ट सेल पे और उसकी अलाइनमेंट राइट साइड आ रही है तो आपको फील हो जाएगा कि ये टेक्स्ट है, क्योंकि नंबर की जो नॉर्मली अलाइनमेंट होती है वो राइट होती है। आप देखें जब भी एक्सेल में कोई नंबर लिखेंगे, इवन कैलकुलेटर आप यूज़ करते हैं, कैलकुलेटर में कोई नंबर आप टाइप करते हैं तो उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट राइट होती है। अगर ये नंबर लेफ्ट पर आ रहे हैं इट मीन्स कि ये नंबर नहीं टेक्स्ट है। तो अगर मैं इसको सर्च करता हूँ, लेट सपोज करें मैंने आईडी लिखी है 1006 और इसकी वैल्यू को मैं कॉल करता हूँ और मैं लिखता हूँ इक्वल्स, लुकअप करें आप इस आईडी को इस रेंज में से और कॉलम 3 से डाटा को रिटर्न करें, एग्जैक्ट मैच करें। ये देखें डाटा रिटर्न नहीं हो रहा बिकॉज के आप नंबर को मैच करवा रहे हैं टेक्स्ट के साथ। तो ये दो अलग अलग आपके डाटा की फॉर्मेशन है, एक टेक्स्ट एक नंबर है। ज़ाहिर है ये जब मैच नहीं हो रही तो डाटा भी रिटर्न नहीं हो रहा। तो ऐसी सिचुएशन में अगेन फिर हम एक तरीका ये अप्लाई कर सकते हैं कि मैं डाटा वैलिडेशन लिस्ट ले लूँ, एनी वैल्यू की जगह मैं लिस्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से सोर्स में इन तमाम आईडीज़ को सेलेक्ट करता हूँ एंड देन ओके। और अब मैं यहाँ से इस आईडी को सेलेक्ट करता हूँ, आप देखें रिजल्ट रिटर्न होना शुरू हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि ये अब टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर रिजल्ट सर्च कर रहा है और चूंकि वो क्राइटेरिया से मैच हो रहा है तो रिजल्ट मेरे पास रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया जो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि डाटा वैलिडेशन जो है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड कर देगी। दूसरा जो ज़्यादा अच्छा तरीका है वो ये कि इन नंबर्स को आप कन्वर्ट करें और टेक्स्ट इसकी जो एरर है इसको ख़त्म करें और इसको नंबर बनाइए। तो नॉर्मली ऐसा करने के लिए आपके पास यहाँ पर एक कमेंट एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा होता है और इस पर आप क्लिक करेंगे और यहीं आपको मिल जाएगा कन्वर्ट टू नंबर। आप कन्वर्ट टू नंबर करेंगे, ये सारे आपके रिजल्ट्स ओके हो गए। उसके बाद आप नंबर टाइप करें एंड देन एंटर, रिजल्ट आपके पास पॉपुलेट होना शुरू हो गया। तो दिस इज़ द अनदर वे कि जब आपका डाटा यानी मेन क्राइटेरिया ही अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में आ रहा है
तो आप उसको सर्च करते हैं। इसके लिए आप डाटा वैलिडेशन की टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप उसकी फॉर्मेशन को एग्जैक्टली न्यूमेरिक करें एंड देन डाटा को सर्च करें, डाटा आपके पास कॉल हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल हमारे पास आई थी, उन्होंने कहा था कि एरे फॉर्मूला से रिलेट कुछ बता दीजिएगा। तो एरे की एग्जांपल यहाँ मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज इंक्लूडिंग वी लुकअप में समझाने की कोशिश करता हूँ। एरे क्या होते हैं पहले तो ये समझ लें। एरे फंक्शन ज़्यादा पावरफुल होते हैं एज कंपेयर टू आपके नॉर्मल फंक्शंस के मुकाबले में। अब नॉर्मल फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे सम है, मिन मैक्स काउंट एवरेज है, वी लुकअप है, ये एक सिंगल कॉलम के सिंगल सेल्स पे रखी हुई वैल्यू को रिटर्न करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक सीरीज की वैल्यू को कैलकुलेट करके उसे एक सेल पर रिटर्न करवाना है और ये डायनामिक भी हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम एरे फंक्शन यूज़ करते हैं। यानी पूरी सीरीज़ को आप उस पर कोई भी कैलकुलेटेड फंक्शन अप्लाई करके उसके आंसर्स को रिटर्न करें। मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आ रहा है, ये प्रोडक्ट्स के नेम लिखे हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे आप देखें मैं डायनामिकली इसके टोटल को कॉल कर रहा हूँ। अगर मैं प्रोडक्ट 3 यूज़ कर रहा हूँ तो प्रोडक्ट 3 का जो जनवरी से दिसंबर तक का टोटल है वो मेरे पास यहाँ पर लुकअप होकर आ रहा है। और यहाँ मैंने कोई हेल्पर कॉलम नहीं लिया हुआ है सम करके पहले से, कि जहाँ पर वैल्यू मौजूद हो और मैं इसको कह दूँ कि जब आपसे प्रोडक्ट 3 कहा जाए तो सपोज करें आप कॉलम नंबर 14 में जाना और यहाँ सम अमाउंट रखी हुई है वो रिटर्न करना। मैंने ऐसे नहीं कहा हुआ है, बल्कि मैं इस डाटा को डायनामिकली करना चाह रहा हूँ। माइट बी बिकॉज के अभी तो ये दिसंबर तक का डाटा है, हो सकता था कि ये अगस्त तक का डाटा हो, तो ये 2020 की सेल्स का डाटा है और सितंबर अक्टूबर नवंबर अभी आए नहीं है। तो मैं डाटा को डायनामिकली कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, उसको कॉल कर सकता हूँ। तो इसमें मैं आपको एक एरे फंक्शन की एग्जांपल देता हूँ। एरे फंक्शन क्रिएट करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके एक लॉजिक है, उसको समझ लीजिएगा। और लास्ट में उसमें हम एंटर नहीं प्रेस करते बल्कि कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते हैं। एरे फंक्शन जब भी आप यूट्यूब भी करेंगे, आप गूगल भी करेंगे, आप कभी सर्च करें हाउ टू यूज़ एरे फंक्शन और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरे फंक्शन, तो आप देखेंगे कि उसके आखिर में जो ट्रेनर है या जो भी जिनका ब्लॉग है उन्होंने इंटर नहीं प्रेस किया होता है, कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस किया होता है और उसका बेनिफिट क्या होता है। अच्छा, यहाँ मुझे ये नंबर्स मैं रहने देता हूँ क्योंकि ये पहले से सॉल्व्ड है और यहाँ फार्मूला भी डिप्लॉय हुआ है, तो हम क्रॉस चेक भी कर लेंगे एग्जैक्टली कि ये नंबर सही रिटर्न हो रहे या नहीं हो रहे। मैं ये चाहता हूँ कि जिस भी प्रोडक्ट को मैं चूज़ करूँ यहाँ से, ठीक है, सो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, जिस भी प्रोडक्ट को मैं चूज़ करूँ उसका टोटल अमाउंट मेरे पास यहाँ आ जाए। सो ज़ाहिर है हमें पता है कि सम का फार्मूला अप्लाई होगा क्योंकि हम सम करना चाह रहे हैं, लेकिन हमें सम करना है एक क्राइटेरिया के तहत, ये जो प्रोडक्ट का नाम यहाँ दिया हुआ है। सो मैंने लिखा आप वी लुकअप करें। किसको सर्च करें? हमने कहा आप इस सेल को सर्च करें। इसको लॉक किया, कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया। कहाँ से सर्च करें? सो मैंने अपना डेटाबेस इसे बता दिया, इसे लॉक किया, यहाँ से सर्च करें। और इनफैक्ट ये टेबल के अंदर कन्वर्टेड है, तो ये टेबल की रेंज शीट 4 बाय डिफॉल्ट खुद नेम लिखा हुआ गया और मेरे लिए इनफ है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है ये इंटरेस्टिंग है, कहता है कि कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि भाई कौन से कॉलम से रिजल्ट को रिटर्न करें। अब मेरे पास यहाँ किसी भी सेल पे टोटल आंसर लिखा हुआ नहीं है और मुझे इसे सिखाना है कि आप जैन फैब मार्च ये जितने भी कॉलम्स यहाँ दिए हुए इनकी तमाम अमाउंट को आप क्या करो, सम करो, और सम करके फिर आप लुकअप करके ले आना। तो डेटाबेस का ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। डेटाबेस में 13 कॉलम है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और मैंने कहा कि आप जो कॉलम इंडेक्स है वो कॉलम 2 से आप लेना, क्योंकि कॉलम 1 में तो प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो मैंने कर्ली ब्रैकेट में से बताया कि आप कॉलम 2 डाटा को लेना, कॉमा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 एंड देन कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो वो क्या करेगा कि इन कॉलम नंबर्स के दरमियान जाएगा और इनकी सारी वैल्यूज़ को वो पिक करेगा। पिक करने के बाद उससे लास्ट में सम करेगा, इस प्रोडक्ट के साथ पहले मैच करेगा कि भाई प्रोडक्ट 3 को आपने ढूंढा है तो प्रोडक्ट 3 में जाएगा इस टेबल में से, और इसकी जितनी भी अमाउंट कॉलम 2 से कॉलम 13 के दरमियान इसे मिल रही है वो उसे पिक कर लेगा, कॉमा एग्जैक्टली मैच करके लाएगा। वी लुकअप का ब्रैकेट क्लोज और इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अगर इसने ये सारी अमाउंट ले ली प्रोडक्ट 3 की, तो वो करेगा क्या, बिहेवियर क्या होगा इसका, सम।
अच्छा, चूंकि ये एक एरे फंक्शन है, एक पूरी रॉ में से डाटा को कॉल करके उसे बैकएंड पे सम करने को कहा गया है, इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पर यूज हुए हैं। और ये फंक्शन लास्ट में एंटर नहीं होगा, बल्कि कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड देन मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा, आप देखें ये रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया। सो सिंपल एंड स्वीट फंक्शन, हमने डिफरेंट फंक्शन कॉलम के दरमियान रिजल्ट्स कैलकुलेट की। अब मैं इसी फार्मूला को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और ज़ाहिर है मैं अब मिन को सम को चेंज करके मिन कर दूंगा। क्या आप मिनिमम वैल्यू ले आए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर, और मैं ऐसे कहूँगा कि आप, ये हो गया हमारे पास, देन हम इसको यूज़ करेंगे, आप मैक्सिमम वैल्यू ले आइए यहाँ पर, ठीक है, इस रेंज के दरमियान। और लास्ट में मैं ऐसे बताता हूँ कि इस रेंज के दरमियान आप एवरेज की वैल्यू को ले आए, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। और अब अगर मैं चेंज करता हूं, फॉर एग्जांपल इसको प्रोडक्ट 3 की जगह मैं प्रोडक्ट 4 ले रहा हूं, आप देखें प्रोडक्ट 4 की वैल्यूज मेरे पास पॉपुलेट हो रही हैं, प्रोडक्ट 5 क्लिक कर रहा हूं, प्रोडक्ट 5 की वैल्यूज पॉपुलेट हो रही हैं, देन सो ऑन। तो ये एक एरे फंक्शन इंक्लूडिंग वी लुकअप, आप कैसे उसको कॉल कराते हैं, ये टेक्निक हमने यहाँ पर डिस्कस की है, राइट। सो आई एम श्योर कि जो पिछले क्वेश्चंस थे उनको मैंने कोशिश की है यहाँ पर एड्रेस करने की, जो मुझे याद थे। अगर मैं अभी भी कोई क्वेश्चन भूल गया हूँ तो आप काइंडली मुझे अभी मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं देख लेता हूँ कि अगर अभी टाइम मिल रहा है तो मैं उसको अभी एड्रेस कर लूँगा, अदरवाइज़ फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी क्लास में या इसकी वीडियो बनाकर मैं ड्रॉप कर दूँगा। मोहम्मद उज़ैफ़ा, आप कहना ये चाहते हैं कि अगर सेम डेट इन मैनी कॉलम्स, व्हाट शुड वी डू। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इफ़ यू राइट सेम डेट इन मैनी कॉलम्स। देखो वी लुकअप में अगर आप ये सोचते हो कि डिफरेंट कॉलम्स के अंदर मेरे पास डेट आ रही है, एक डेट जो है वो डिफरेंट कॉलम है, सपोज आज जो है वो 9 अगस्त है, ठीक है, तो 9 अगस्त की डेट एक कॉलम में भी है, फिर 3-4 कॉलम छोड़ के फिर से दोबारा आ रही है, फिर 3-4 कॉलम छोड़ के फिर से दोबारा आ रही है। तो मैंने इसका जवाब लास्ट सेशन में दिया था, वी लुकअप, इंडेक्स और मैच के अंदर ये सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है कि जो पहली वैल्यू होती है सिर्फ वो आपके पास पॉपुलेट होती है, और रेस्ट ऑफ द जो वैल्यूज़ होती हैं वो कभी भी आपके पास पॉपुलेट नहीं करेगी। तो ये हमेशा याद रखना कि वी लुकअप, इंडेक्स, मैच, कोई सा भी फंक्शन आप यूज़ करें, उन तमाम फंक्शंस के अंदर आपके पास सिर्फ फर्स्ट वैल्यू रिटर्न होती है, सेकंड वैल्यू रिटर्न नहीं होती। और फिर उसके सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो मैक्रोज का फार्मूला यूज़ कर लें, जो कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और मैक्रोज की वीडियो मैंने ड्रॉप भी की थी, और उसका पूरा एक करिकुलम मेरा बना हुआ है मेरी वेबसाइट पे, तो मेरे ख्याल है मैंने उसका लिंक भी सेंड किया था ग्रुप पे। तो आप अगर चाहते हैं इस तरह के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो आप ढूंढ सकते हैं। और मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि वी लुकअप के थ्रू ये पॉसिबल ज़रूर है, ठीक है। मैंने जो है वो ये पिछली क्लास में बताया था कि आप वी लुकअप फार्मूला के थ्रू रिज़ल्ट अगर डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हैं, एक डेट के ऊपर बहुत सारी इन्वॉइसेस हैं और आप उस डेट का नाम लिखें और जितनी भी इन्वॉइसेस हो वो आ जाएं, तो ये वी लुकअप से पॉसिबल है ज़रूर, ठीक है। हबीब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि अगर मुझे अपनी सेल्स के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस का टेबल बनाना हो तो कैसे बनेगा। आई मीन कि अगर लॉस हो तो टोटल माइनस के साथ रेड में हाईलाइट हो जाए, और प्रॉफिट हो तो वो शो कर दे, ग्रीन में शो कर दे। पहले तो मुझे हबीब इसका जवाब ज़रा नीचे लिख के बताएं कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी बेसिक चार्ट से रिलेट, क्या आपने वो देखी है। मैं अभी नीचे आता हूँ तो आपका जवाब यस या नो में मैं देखने में कुछ इंटरेस्टेड हूँ पहले, फिर मैं वापस इसका जवाब पे आता हूँ। अच्छा हबीब, अप्रोक्सीमेटली मैच इसलिए लगाया था, जब हम एग्जैक्ट मैच करते हैं मार्कशीट के अंदर या किसी भी, तो अगर बच्चे ने 90% मार्क्स लिए हैं तो उसे A+ ग्रेड मिलेगा, तो ये होता है एग्जैक्ट मैच। लेकिन अगर उसने 90 से ज़्यादा परसेंटेज लिए, लाइक 91 लिया है, 92 लिया है, 93 लिया है, तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हम उसे बताते हैं कि आप अप्रोक्सीमेटली मैच करके ले आओ, अप्रोक्सीमेटली मैच करके ले आओ, एग्जैक्टली आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यस, इफ़ का फार्मूला भी मोहम्मद जावेद यूज़ कर सकते हैं कमीशन के लिए, ये आप
पे डिपेंड करता है कि आप वी लुकअप से सॉल्व करते हैं या इफ़ से सॉल्व करते हैं। बिल्कुल ये हो सकता है, इफ़ से भी हो सकता है। ग्रेट। अच्छा, मुझे नहीं पता आप लोग प्रेजेंट क्यों लिखते हैं, कौन इसको नोट करता है आप प्रेजेंट थे, और आपकी अटेंडेंस कौन रिकॉर्ड करता है? आई हैव नो आइडिया। तो प्रेजेंट लिखकर आप मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई समझा दे कि प्रेजेंट लिखने का क्या पर्पस है। कोई एडमिन है यहाँ बैठा हुआ तो वही समझा दे कि क्या वो प्रेजेंट को नोट करता है। नवीद, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है एक। सर वी राइट नंबर टू टेक्स्ट फ्रॉम व्हेन इट्स एक्सीड लिमिट। हाँ देखो, मैंने शायद किसी क्लास में ये बताया है कि एक्सेल की जो कैपेसिटी है वो 15 न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इनवॉइसेस के अंदर, क्रेडिट कार्ड के अंदर, बार कोड के अंदर, RFID के अंदर, इन चीज़ों में ना बड़ी जो है वो फिगर्स होती हैं, बड़े नंबर्स होते हैं। आई एग्री विथ यू, मैं बिल्कुल ये रियल लाइफ में देखता हूँ। तो एक्सेल की जो कैपेसिटी है ना वो 15 न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक सेल पे वो स्टोर कर सकता है, और उससे बड़ी वैल्यू नहीं स्टोर करता। मैं इसको दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गए मेरे 15 न्यूमेरिक वैल्यूज़, और आप देखें कि इसको ये बिल्कुल एग्जैक्टली सही बिहेव कर रहा है, तो बिल्कुल सही पॉपुलेट हो रहे हैं। ठीक है ये नंबर्स, बट इफ़ आई हैव अ नंबर ग्रेटर देन 15 कैरेक्टर्स तो फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन एंटर। नाउ यू कैन सी अब क्या होगा कि जो लास्ट नंबर होगा उसको वो राउंड ऑफ कर देगा। ठीक है, ये देखें, तो उसके पास जैसे ही एक लास्ट नंबर आया, 6 के बाद 7 आया, तो एक्सेल उसको हैंडल नहीं कर सका और उसने उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप सपोज करें जी सैप पे काम कर रहे हैं, ऑरेकल पे काम कर रहे हैं, और आपको डाटा को एनालाइज करने के लिए एक्सेल पर डाटा को डंप करना पड़ता है, आपने एक फाइल डाउनलोड की जिसके कैरेक्टर्स जो है वो ज़्यादा हैं, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपका एक्सेल जो है वो 15 से बड़ी नंबर्स को स्टोर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हर सॉफ्टवेयर की अपनी एक लिमिट होती है, तो इसकी भी एक लिमिट है। बट इफ़ यू कन्वर्ट दिस नंबर इनटू टेक्स्ट तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी। सो मैं इसको, कहाँ गया टेक्स्ट, सो मैं इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता हूँ, और मैं स्टार्ट के अंदर या तो अपॉस्ट्रोफी डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन एंटर। तो ये अब टेक्स्ट इस नंबर को जो है वो हैंडल कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप लुकअप कर रहे हैं तो अगेन आपको पता है कि ये लुकअप तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स है और आप लुकअप कराएंगे शायद नंबर के साथ, तो ये लुकअप नहीं होगा। अगर आपका क्वेश्चन पिछले लुकअप से रिलेट है, तो फिर मैंने इसका सजेशन आपको क्या दिया है कि आप इस डाटा के लिए डाटा वैलिडेशन लिस्ट बना लें कि भाई ये डाटा में गए, पूरा कॉलम होगा ज़ाहिर है आपके पास, एंड देन आपने लिस्ट में जाकर सोर्स से आपने ये पूरी लिस्ट को सिलेक्ट किया एंड देन ओके किया, और अब आप इस लिस्ट में से किसी भी वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, और सपोज करें इसका कस्टमर नेम है इरफान, और मैं कहता हूँ आप वी लुकअप करें इस आईडी को इस रेंज में से, कॉलम 2 से डाटा लाओ, एग्जैक्ट मैच करो, ये देखो डाटा जो है वो मेरे पास कॉल हो गया। तो आप इस तरह की सिचुएशन के अंदर डेफिनेटली वी लुकअप अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको फिर मैनुअली टाइप करने की नीड नहीं है, आप डाटा वैलिडेशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। एंड नवीद, आई एम रियली अप्रिशिएट कि आप ने बहुत रियल लाइफ क्वेश्चन किया है। ट्रांसपोज भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट कर दें, हाँ बिल्कुल अहमद, ये कर सकते हैं, एग्री। अच्छा आमिर, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर ज़्यादा कॉलम हो तो फिर क्या होता है कि आप इनडायरेक्ट का एक फंक्शन अप्लाई करते हैं और साइड पर एक हेल्पर कॉलम फिर बना लें। अगर मेरा ख्याल है कि आपका सवाल इस क्वेश्चन से रिलेट है, इस एग्जाम्पल से रिलेट है कि यहाँ हमारे पास 13 कॉलम्स है, तो मैंने एक फार्मूला यहाँ पर समथिंग कुछ ऐसा एरे का बना दिया, ठीक है, और मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया। तो अगर आपको लगता है कि यार आपका डाटा जो है वो 20 कॉलम्स का है, 25 कॉलम का है, और उसको आपको सम करना है, आपके पास सिटी वाइज सेल्स आ रही है, आपको उसे सम करना है, तो फिर मैं डेफिनेटली आपको ये एडवाइस नहीं करूँगा कि अपने काम को आप ना बढ़ाएं। फिर हम क्या करें कि एक लास्ट के अंदर हेल्पर कॉलम बना दें, सम मिन मैक्स काउंट एवरेज का, और हम उसको फिर कॉल करवा लें, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे काम करेगा एज़ कम्पेयर टू इसके मुकाबले में।
तो केस टू केस डिपेंड करेगा ना, हम किस सिचुएशन में हैं, और हम ज़रूरी नहीं कि जो बताया गया वो उसको वहाँ जाके डिप्लॉय करें और पता चला हमने अपना ही काम बढ़ा दिया खुद ही और फंस गए हम। तो बेहतर है कि हम ग्रेजुअली उसमें अपने आप को अपग्रेड करें, और हमें लगता है कि यार ये हमारे डेटाबेस के साथ सूट नहीं करेगा तो आप ना करें। अच्छा हिबा, और मैं हिबा के साथ साथ बाकी तमाम लोगों से को भी ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पूरे सेशन में सिर्फ एक ही असाइनमेंट दिया है और उसके अलावा कोई असाइनमेंट नहीं दिया है, और मेरा कोई इरादा भी नहीं है आगे कोई असाइनमेंट देने का। तो असाइनमेंट से रिलेट काइंडली कोई भी क्वेश्चन अब मुझसे कोई नहीं करेगा। पिछले जिसने असाइनमेंट जमा करवा दी है ठीक है, जिसने किसी भी रीज़न से जमा नहीं करवाए अभी भी करवाना चाहता है वो करवा दे, और आगे की क्लास में और आज की क्लास में कोई असाइनमेंट नहीं है। चिल्ड करें, एंजॉय करें, ट्रेनिंग से बेनिफिट लें। हाँ मैं समझ गया मोहम्मद, मेरे ख्याल है मैंने आपको जवाब दे दिया है ऊपर। हबीब मैंने जवाब आपका दे दिया है। मोहम्मद जावेद, कंट्रोल शिफ्ट जब आप एरे फंक्शन बनाते हैं, ये मैंने डिफरेंट कॉलम के दरमियान वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया है, तो इसमें देखिए कर्ली ब्रैकेट ओपन हुए हैं। तो जब आप एरे फंक्शन बनाते हैं तो एरे फंक्शन में इंटर नहीं होता है, कंट्रोल इंटर होता है। तो ये उसका सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आप जो है वो एरे फंक्शन जब यूज़ करेंगे तो एक्चुअल में आप इंटर की जगह कंट्रोल इंटर करेंगे। अच्छा, टेबल रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये इसका जवाब मैंने दिया हुआ था। डिज़ाइन के टैब में जाते हैं और यहाँ दिया हुआ है कन्वर्ट टू रेंज। आप देख सकते हैं ये टेबल ऑलरेडी बना हुआ है मेरे पास, सेल्स 4 के नाम से डिज़ाइन का टैब मुझे नज़र आ रहा है, और मैं कन्वर्ट टू रेंज की कमांड पे क्लिक करता हूँ। सो हमसे सवाल करता है डू यू वांट टू कन्वर्ट द टेबल इनटू नॉर्मल रेंज, एंड देन मैं ओके करता हूँ। सो ये डाटा टेबल से ऑफ हो चुका है, डिज़ाइन का टैब ऑफ हो चुका है। इंसर्ट में जाकर मैं चेक कर सकता हूँ तो टेबल जो है वो इनेबल है। तो टेबल को रिमूव करने का ये बेहतरीन मेथड है। जर्नल फॉर्मेट में अगर डाटा है न्यूमेरिक नहीं है, टेक्स्ट में है, तो मैंने उसका जवाब दे दिया है। जब आपका डाटा सपोज कर लें इस तरह से आ रहा होता है तो ये जर्नल फॉर्मेट है या टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, क्योंकि नंबर की जो अलाइनमेंट है, मैं अहमद आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर रहा हूँ, जब टेक्स्ट की अलाइनमेंट आपको लेफ्ट साइड पे दिखती है तो वो टेक्स्ट बन जाता है, वो नंबर नहीं होता। आमतौर पे जो नंबर की अलाइनमेंट होती है वो राइट पर होती है, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को कैसे लुकअप करते हैं, तो इसका जवाब मैं अपनी वीडियो में स्टार्ट में दे चुका हूँ। हाँ नवीद, देखें मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। अगर आपका जो नंबर है वो 15 से ज़्यादा है, चूँकि मैंने पहले भी अर्ज़ कर लिया इस बारे में कि अगर आपके पास नंबर 15 से ज़्यादा है और आप उसको कन्वर्ट करेंगे इन नंबर्स के अंदर तो वो शो नहीं होंगे, ठीक है। तो उसको आपको टेक्स्ट में ही रखना होगा, या फिर ब्रेक कर दें, लेफ़्ट के 5 लेटर उठा लें, राइट से 10 लेटर उठा लें, लेफ़्ट के 10 लेटर उठा लें, राइट के 10 लेटर उठा लें, और कोऑर्डिनेट करके उसको डिस्प्ले करा दें। तो फिर ये सारे मेथड अवेलेबल हैं जिसकी मदद से आप 20 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को भी मिलाकर एक नंबर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, आपने नॉलेज शेयर किया मोहम्मद उज़ैफ़ा कि आप वेब डेवलपर हैं। हाँ मोहम्मद उज़ैफ़ा, थैंक यू, आपने मुझे बताया कि प्रेजेंट का मतलब मौजूद होता है। रियली अप्रिशिएट, मेरी नॉलेज में इजाफा हुआ। मैं वीडियो ये इसकी सॉल्व फाइल्स हिबा आपसे शेयर कर लूँगा, आप ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने टेबल रिमूव करने का तरीका बता दिया है। ओके आरिफ, आपने अभी ज्वाइन किया है तो आपको मैं बताना चाहूँगा, और जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो टॉपिक आज हमने अब तक डिस्कस किया है लास्ट 30 मिनट में, उसमें कुछ पार्टिसिपेंट्स के क्वेश्चंस आए हुए थे मेरे पास, तो जो मेरे जहन में मुझे याद थे मैं उसको एड्रेस किया है।
और अब मैं एग्जैक्टली आगे के टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। और आज का जो एजेंडा है वो डायनामिक चार्ट्स है, और उसके बाद फिर मैं डैशबोर्ड क्रिएट करने की टेक्निक जिसमें पिवट टेबल्स हैं, ये टॉपिक्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आते हैं अपने एजेंडा की तरफ। और एजेंडा पे पहुंचने से पहले अब 2-3 चीज़ें आपके लिए मैं अर्ज कर दूं। पहली तो बात यह है कि मैंने ईद के पहले से कुछ वीडियोस जो है वो अपलोड की थी, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने उन वीडियोस को देख लिया होगा टाइम मैनेज करने के साथ साथ। और उसमें मैंने आखिरी जो टॉपिक शेयर किया था वो चार्ट से रिलेट था। तो अगर आपके पास कोई ऐसे चार्ट्स जो मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स हैं वो हमने डेवलप करना सीख लिए थे, उसमें डायनामिक चार्ट्स अब हमने आज के टॉपिक में देखना है, फिर हमने पिवट टेबल्स पे जाना है, एंड देन डैशबोर्ड क्रिएट करना है। अच्छा, मैंने चार्ट से रिलेट 39 अमेजिंग चार्ट का मेरे पास एक पूरी वेब पोर्टल मौजूद है यूडेमी पे, तो मैंने उसका लिंक ग्रुप पे सेंड किया है, और आई एम श्योर कि आप लोग उस पर रजिस्टर्ड हो गए होंगे। ये 39 अमेजिंग चार्ट्स पर रजिस्टर्ड होने से 8 आवर्स की तकरीबन आपको फ्री ट्रेनिंग एडवांस चार्ट्स से रिलेट मिलेंगी, एडवांस और डायनामिक चार्ट से रिलेट। तो उसकी शुरुआत मैं अभी कर रहा हूँ, 2-3 उसमें से एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, लेकिन उसमें बहुत एक्सटेंसिवली मैंने डाटा पे काम किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस पे को ज़रूर देखिएगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक और सारी चीज़ें हैं वो वहाँ मौजूद हैं, तो आपको उससे ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ द पॉइंट नंबर 1। ना द पॉइंट नंबर 2 इज़ कि आज हमारी एक्सेल बेसिक टू एडवांस की सेकंड लास्ट क्लास है, और कमिंग संडे हमारी लास्ट क्लास होगी, और इंशाल्लाह हम सारी चीज़ों को अपनी आउटलाइन के अकॉर्डिंगली उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और मैंने एक दफ़ा आपसे अर्ज़ भी किया था कि एक्सेल एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, आप जितना उसमें पढ़ते रहेंगे उतनी आपको चीज़ें उसमें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई एम श्योर कि मेरी यूट्यूब वीडियोस पे और दूसरे बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर नेट पर मौजूद हैं। आपको जो भी अच्छे लोग लगते हैं उनकी वीडियोस को देखकर आप उससे अपनी स्किल सेट्स को मज़ीद इम्प्रूव करेंगे, और हम अपनी ट्रेनिंग को इंशाल्लाह सक्सेसफुली नेक्स्ट संडे क्लोज करेंगे। तीसरा, अच्छा अब आते हैं टॉपिक की तरफ। तो एक क्वेश्चन और आ गया, और अब इसके बाद आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई क्वेश्चन ड्रॉप नहीं कीजिएगा, क्योंकि मैं फिर अब टॉपिक पे आना चाहता हूँ, और फिर मैं जब ब्रेक लूँगा आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन ड्रॉप करें, फिर आपने क्वेश्चन रखने हैं। ठीक है, अभी आपने कोई भी चैट बॉक्स पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है। सर अगर कॉलम में एक सेल की वैल्यू मोर देन 15 नंबर्स है, अच्छा अब देखो ये एक प्रॉब्लम जो है ना, उसमें आप अपनी आईटी टीम को ये कह सकते हैं कि अगर आपके नंबर्स ही मोर देन 15 नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, बैकएंड से ही आ रहे हैं, तो एक्सेल में आने के बाद वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके पास डाटा आया हुआ है, ठीक, ये आपके पास प्रॉब्लम आई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, हम सपोज करें जी आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ करोगे ना, तो 15 डिजिट्स के बाद वो उसको ऑटोमेटिकली राउंड ऑफ करके दिखा देगा। ठीक है, तो ये नंबर कभी भी आपके पास सही नहीं आएंगे। आ तो गए सारे नंबर, लेकिन आप देखें आखिर के जो नंबर हैं वो इसने डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर दिए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि अपनी टीम से कहें, जो डेटाबेस से आप डाटा को फैच करते हैं, कि जो आईडी का कॉलम है उसको नॉर्मली वो टेक्स्ट बना दें। तो जब आप उस टेक्स्ट कॉलम को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, वो टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर आएगा, और फिर ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। हबीब, मेरा आपने कहा कि क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस वाला, तो मैंने भी एक सवाल किया था मेरा ख्याल है हबीब आपसे, कि आप मुझे ये बता दें कि आपने मेरी बेसिक चार्ट्स की वीडियो देखी है या नहीं देखी है। तो मैं आपका जवाब शायद देख नहीं पाया। अच्छा यार उज़ैफ़ा, जो भी है इस ग्रुप के अंदर, एक हैं दो हैं, तो बिल्कुल आप उसको पर्सनल ना लें। ठीक है, तो वो दूसरे उज़ैफ़ा के लिए फिर जवाब होगा। आप पे परेशान ना हो यार, चिल रहा करो। मेरे सेशन में आपको पता है वैसे ही सारा चिल चल रहा होता है माहौल। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है अफशा, मुझे नहीं पता। आप पहली मुझे स्टूडेंट मिली हैं जो कह रही हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो आप, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि आपने ये उसको अटैम्प्ट भी किया या नहीं किया। कोई स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो अफशा,
तो मुझे समझ में आया कि वाकई रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, बिकॉज के मेरे पास इस वक्त जो है वो 300 से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है। और रजिस्ट्रेशन ओपन है, कल रात 8 या 9 बजे तक का मैंने टाइम लिखा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। तो फिर अगर आपने ट्राई किया तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, बट आई एम श्योर अफशा आप उसको अभी ट्राई करोगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो तो ग्रुप पे स्क्रीन शेयर करना, मैं ज़रा उसको मेक श्योर करूँगा कि क्या मसला है। मोहम्मद जावेद मैं जवाब दे चुका हूँ कि अगर हमारे पास डिटेल में डाटा है तो नंबर्स हैं और वो नहीं कन्वर्ट हो रहे तो हम उसको टैक्स के अंदर लेकर काम कर सकते हैं। नाउ मैं अभी तक हबीब के जवाब का वेट कर रहा हूँ, जिन्होंने मुझसे कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सर जी मैंने वो वीडियो देखी है। ओके वेरी गुड हबीब। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें एक जगह पर मैंने ये बताया हुआ है कि अगर नेगेटिव सेल्स है तो उसको पॉपुलेट करने का तरीका क्या होता है। ठीक हो गया। अब मैं आपके इस क्वेश्चन को एड्रेस कर देता हूं। पहला तो ये समझ लो कि आपके पास 2 टेबल्स अवेलेबल होने चाहिए। नहीं मेरा बच्चा अफशान मुझे कुछ चीज़ सेंड नहीं करनी है, आपको पहले रजिस्ट्रेशन करानी है। अगर रजिस्ट्रेशन ना हो रही हो, क्या एरर आ रहा है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर मुझे भेजना, ठीक है। पहले तो यू कैन ट्राई इट अगेन। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है देन यू कैन सेंड द स्क्रीनशॉट ओनली कि ये देखो मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ एंड आई एम नॉट एबल टू गेट दिस रजिस्ट्रेशन। तो मैं फिर आपको उसमें गाइड करूँगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे होगे। अदरवाइज़ 300 से ज़्यादा लोग जो रजिस्टर्ड हुए हैं उनको कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं हुई है। तो मेरा ख्याल है कि आप इसको ट्राई करोगे, हो जाएगा। जीमेल अकाउंट नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी अकाउंट से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। प्रेफर्ड जीमेल अकाउंट है, अदरवाइज़ आप किसी भी अकाउंट से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो आई एम श्योर अफशा आप भी जीमेल अकाउंट ही यूज़ कर रहे होगे जैसे अहमद ने हमें गाइड किया। ओके तो अहमद पॉइंट यह है कि आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर लेते हैं। और हाँ देखो अफशा भी ऐसे ही कर रही है, तो अभी ट्राई करो, ठीक है। तुम अभी ट्राई करो, मुझे बताओ, अभी बताओ कि रजिस्ट्रेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा अब सवाल यह है, अहमद ने कहा कि भी हमारे पास डाटा जो है वो पॉपुलेट हो रहा है डेट्स के अंदर और मुझे एग्जैक्टली देखना है कि मेरी नेगेटिव सेल्स और पॉजिटिव सेल्स कैसे होगी, और इसको डायनामिक के टॉपिक में देखते हैं। तो आज का जो एजेंडा है उसमें हम कुछ डायनामिक चार्ट्स के टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन उसके बाद फिर हम लोग पिवट टेबल्स एंड देन डैशबोर्ड की टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो मेरे पास मिसाल के तौर पर कुछ सेल्स है और ये सेल्स मैंने डिफरेंट मंथ के अंदर जनरेट किए। अच्छा अब कोई भी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन ना ड्रॉप करें, रजिस्ट्रेशन का लिंक सेंड कर दो। मोइस मेरा ख्याल है थोड़ी सी मेहनत कर लो, आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर लिंक। अच्छा मेरे पास डिफरेंट मंथ की सेल्स आ रही है यहाँ पर, और जैन टिल दिसंबर तक के मंथ यहाँ पर मेरे पास मौजूद हैं और इनमें रैंड बिटवीन के ज़रिए मैंने कुछ सेल्स जनरेट कर दिए, लाइक 100 मिलियन टू 200 मिलियन। और मैं ये चाह रहा हूँ कि सिस्टम खुद रिकग्नाइज करे कि इसमें जो हाईएस्ट सेल्स है उसको ग्रीन से दिखा दे और जो लोवेस्ट सेल्स है उसको जो है वो रेड से दिखा दे। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हम कैसे वर्कआउट करेंगे। पहली चीज़ तो ये समझ लें कि एक्सेल के जो चार्ट्स हैं वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यूज़ के पास आई है तो वो उसके बार को बॉटम पे खुद कन्वर्ट कर देता है। मिसाल के तौर पर मेरी जो अप्रैल की सेल्स है, सपोज करते हैं जी 155 मिलियन नेगेटिव में रही। हमने सैलरी पे की मार्च की अप्रैल के अंदर, और जो हमारा लॉस था बिकॉज के लॉकडाउन था और उसकी वजह से जो कंपनी ने लॉस बेयर किया है, जो रेंट उसने पे किए, जो यूटिलिटीज उसने पे किए हैं, सैलरीज में उसने सैलरीज पे की है, तो आप देखें जो नेगेटिव सेल्स है वो ऑटोमेटिकली बॉटम की तरफ कन्वर्ट हो गई है। तो अगर ये सेल्स बॉटम पे कन्वर्ट हुई है तो एक्सेल तो इतना इंटेलिजेंट है कि वो अकॉर्डिंग टू द डाटा अपने आप को खुद मैनेज करता है। और अगर आप इसके कलर्स के थ्रू इसको ऑपरेट करना चाहें तो इसकी सीरीज़ को सेलेक्ट करते हैं, दैन कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस करते हैं और यहाँ पर चार्ट की प्रॉपर्टी में फिल के ऑप्शन में जाते हैं और फिल में हमारे पास ऑप्शन आता है इन्वर्ट इफ नेगेटिव। सो वंस आई क्लिक इन्वर्ट इफ नेगेटिव तो मेरे पास यहाँ नीचे बकेट एक आना चाहिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव कलर को रिप्रेजेंट करेगा। अगर आपके पास 2 बकेट्स नहीं आ रहे हैं, सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द सॉलिड फिल ऑप्शन और आप देखेंगे नीचे 2 आपके पास ऑप्शंस बटन है। फर्स्ट ड्रॉप डाउन से हम पॉजिटिव कलर यानी ग्रीन को सेलेक्ट करेंगे
और सेकंड ड्रॉप डाउन से हम रेड कलर को सेलेक्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कलर्स हमारे पास अलग अलग पॉपुलेट हो गए। मैं डाटा लेबल राइट क्लिक करके ओपन कर देता हूँ, ये मेरे पास इंडिविजुअल सेल्स पॉपुलेट हो रही है। अच्छा, अब एग्जाम्पल के तौर पर कि ये जो सेल्स है 155 मिलियन, ये सेल्स फॉर एग्जांपल पॉजिटिव के अंदर है। सो मैं अगेन अगर 155 मिलियन यहाँ पर पॉपुलेट करता हूँ, आप देखें ये सेल्स पॉजिटिव में हो गई और ग्रीन कलर से मेरे पास जो है वो रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है। और अगर मुझे इसको नेगेटिव में, सपोज जून की सेल्स को नेगेटिव करना है लाइक 155 मिलियन, देन मैं इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो आप देखें ये रिजल्ट डायनामिकली रेड कलर से पॉपुलेट हो रहा है। तो दिस इज़ द वन वे कि आपके पास अगर डाटा नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर है और तो आप उसको रेड और ग्रीन के ज़रिए डायनामिकली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसमें एक और पॉइंट भी ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ डाटा इन मिन और मैक्स में, कि जहां मैक्सिमम सेल्स है तो उसको ग्रीन से दिखाए, जो मिनिमम सेल्स है उसको रेड से दिखा दे, और रेस्ट ऑफ द जो सेल्स है उसको फॉर एग्जांपल ब्लू कलर से दिखाएं, देन व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज के सिस्टम डज नॉट अलाउ अस कि आप मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पर मल्टीपल कलर्स के ज़रिए दिखा सकते हैं। नेगेटिव कलर का ऑप्शन तो दिया हुआ था, जब मैंने Ctrl+1 बटन प्रेस किया एंड देन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट दिस बकेट, तो आप देखिए यहाँ पर इन्वर्टिव नेगेटिव का ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट देयर इज नो ऑप्शन है कि जहाँ आप मिन और मैक्स के कलर को सेपरेटली डिफाइन कर सकें। सो व्हाट वी डू हियर, हम यहाँ एक और दो और इनफैक्ट फार्मूलाज क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हम सिस्टम को एजुकेट करेंगे। तो एक्सेल के अंदर जब हम डायनामिकली डाटा को पॉपुलेट करना चाहते हैं तो वी नीड सम हेल्पर कॉलम्स जहाँ से हम रिजल्ट्स जनरेट करते हैं। सो मैंने इसी सेल्स के बराबर में एक कॉलम क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल मिन सेल्स का एंड देन मैक्स सेल्स का, और मैं सिस्टम को कहता हूँ कि इस पूरी रेंज में जो मिनिमम सेल्स है वो यहाँ मुझे पॉपुलेट करे और जो मैक्सिमम सेल्स है वो यहाँ पॉपुलेट करे, लेकिन वो कोई भी एक होगी ज़ाहिर है, ठीक है। पूरे साल के अंदर जो मैंने कोई भी एक मिनिमम सेल्स की है, जिस महीने में सबसे कम सेल्स की है वो एक होगी, और पूरे साल में जो सबसे हाईएस्ट सेल्स हुई है मैक्स सेल्स, वो कोई भी एक होगी। तो फर्स्ट इफ आई नीड टू गो टू फाइंड विच वन इज़ द मिनिमम एंड विच वन इज़ द हाईएस्ट सेल्स, तो बड़ा बचपन वाला फार्मूला है, हमने सीखा है इक्वल्स मिन एंड देन डाटा को सेलेक्ट करते हैं देन एंटर। सो हमारे पास चूँकि ये नंबर रैंड बिटवीन है तो अच्छी बात है कि ये चेंज होते रहते हैं। हमें ये बताता है कि इस पूरी रेंज में जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 141 है। एंड देन अगर मुझे ये देखना हो कि इस पूरी रेंज में सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, सो अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक टाइप द फार्मूला मैक्स एंड देन सेलेक्ट ऑल नंबर्स एंड देन एंटर। सो मेरे पास जो रिजल्ट पॉपुलेट हो रहा है वो 186 मिलियन, ये मेरे पास मैक्स सेल्स पॉपुलेट हो रही है। सो ये एक जस्ट हेल्पर नंबर है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यार इस पूरी रेंज की इस वक्त मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, वो यहाँ मुझे नज़र आ रही है। बट एक्चुअल में मुझे वो नंबर्स यहाँ पर लेकर आने हैं, ठीक है। तो हम इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इक्वल्स इफ़ का फंक्शन क्या करता है, एक लॉजिकल टेस्ट हमसे पूछता है, अगर वो ट्रू है तो क्या काम करें हमें बताएगा, और अगर फॉल्स है तो वो क्या काम करें हमें बताएगा। सो लॉजिकल टेस्ट में हमने कहा कि आप इस सेल को चेक करें, अगर इस सेल की वैल्यू इक्वल्स टू है मिनिमम सेल्स के दरमियान, इस सेल के दरमियान, सो मैंने इस पूरी रेंज को सेलेक्ट किया, F4 लॉक किया इसे, तो क्या करे, कॉमा इस सेल को प्रिंट कर दे वरना एग्जैक्ट मैच करे एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। सो आप देखें अगर ये सेल्स जनवरी की सेल्स इस पूरी रेंज में, हमने क्या कहा B3 की वैल्यू अगर मिनिमम है इस पूरी रेंज के अंदर से, तो आप इस वैल्यू को प्रिंट करना, B3 पे जो वैल्यू है उसे प्रिंट करना, अदरवाइज आप प्रिंट नहीं करना। एंड देन रिजल्ट पॉपुलेट हुआ, सेम फार्मूला को मैंने ड्रैग किया, रिजल्ट मेरे पास जनरेट हो गया, जो मिनिमम सेल्स है वो मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट हो गई। सेम फार्मूला आई एम गोइंग टू राइट हियर अगेन, इक्वल्स इफ अगर इस सेल की वैल्यू मैक्सिमम है इस पूरी रेंज के अंदर और इसे लॉक किया, तो आप क्या करें, इस सेल को प्रिंट करें वरना आप 0 प्रिंट कर दें एंड देन एंटर, और रिजल्ट मेरे पास पॉपुलेट होना चाहिए जहां मैक्सिमम अमाउंट उसे मिलेगी। अच्छा, 0 भी इटसेल्फ एक अमाउंट होती है, ठीक है, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर काम कर रहे हैं, अगर आपके पास 0 आपने मेंशन किया तो इट मीन्स 0 मीन्स कि आपने जो बिजनेस है वो 0 किया। लेकिन सम सिनेरियोज के अंदर 0 की इंपॉर्टेंस होती है और सम सिनेरियो में 0 को नहीं दिखाना होता है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, अपने डाटा की हैंडलिंग के लिए 0 की जगह डिफाइन कर सकते हैं नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मीन्स कि नहीं है डाटा, ठीक है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ये नॉट अवेलेबल एक्सेल का बिल्ट इन फंक्शन है, तो सिंपल यू नीड टू टाइप ओनली NA ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर, सो इट मीन्स देयर इज नो डाटा।
और रेस्ट ऑफ द आप देखें जो सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट है वो पॉपुलेट हो रही है। एंड मैक्स के फार्मूला में भी मैं क्या देता हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट पॉपुलेट करें एंड देन एंटर, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चार्ट के अंदर इसको कैसे ऐड करेंगे, तो हमने बेसिक की क्लास अगर आपने पढ़ी है, जैसे मैंने पहले ही सवाल किया था, तो आपको क्या करना है, अपनी रेंज को सिंपल एक्सपेंड करना है। जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे ऑटोमेटिकली ये इन्फॉर्मेशन चार्ट का पार्ट बन जाएगी। सो आपकी जो एवरेज सेल्स है वो ग्रीन कलर से पॉपुलेट हो रही है, जो मैक्स सेल्स है वो ग्रे कलर से पॉपुलेट हो रही है, जो मिनिमम सेल्स है वो ऑरेंज कलर से पॉपुलेट हो रही है। सो मैं सबसे पहले किसी भी एरिया को सेलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड से कंट्रोल 1 बटन प्रेस कर रहा हूँ और मैं ऐसे कहता हूँ सीरीज़ को ओवरलैप कर दें 100%। तो ये सीरीज़ ओवरलैप हो गई 100%। उससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मैक्स सेल्स है वो फ्रंट पर आ गई, जो मिन सेल्स है वो फ्रंट पर आ गई, रेस्ट ऑफ द सेल्स अपनी जगह पर मौजूद है। और सीरीज़ के गैप को मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, यहाँ पर तमाम नंबर्स मेरे पास पॉपुलेट हो रहे हैं। एंड देन अब मुझे इसके कलर स्कीम्स को चेंज करना है। सो मैंने अगेन अपनी तमाम सेल्स को सेलेक्ट किया और मैंने कहा फॉर्मेट के अंदर तमाम के जो एवरेज कलर है उसको आप ब्लू से दिखा दें। जो मेरी मिनिमम सेल्स है उसके बार को मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देखें सिर्फ मैक्स सेल्स सेलेक्ट है, बाकी रेस्ट ऑफ द सेल्स मेरी कॉलम्स मेरे डी सेलेक्टेड है। इसके कलर को मैंने ग्रीन किया और सिमिलरली जो मेरी मिन सेल्स है उसके कलर को मैंने रेड कर दिया। ये डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है और कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखें चूंकि रैंड बिटवीन का फंक्शन एवरी टाइम अपने आप को चेंज करता रहता है, तो चार्ट के अंदर भी मेरे पास डायनामिकली रिजल्ट्स पॉपुलेट हो रहे हैं। और यहाँ पर मैं जो डाटा को लेकर आ रहा हूँ वो वी लुकअप के थ्रू लेकर आ रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर टारगेट सेट किया है तो मेरा एक्चुअल क्या है और मेरा वेरिएंस क्या है, तो मैंने वी लुकअप में कहा कि जनवरी को देखो 2020 में उसका टारगेट क्या सेट किया हुआ था, तो मैंने किसी टेबल से सर्च करा लिया और वो डायनामिकली चार्ट के अंदर पॉपुलेट हो रहा है। अच्छा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये नॉट अवेलेबल या हेल्पर कॉलम, मैं इसको नहीं देखना चाहता हूँ। सो अगर आपने एक्सेल में किसी भी कॉलम को हाइड किया तो वो इन्फॉर्मेशन चार्ट से हाइड हो जाती है। ये देखिएगा मिन और मैक्स जो रेड और ग्रीन कलर्स हैं ये हाइड हो जाएंगे। सो मैंने इस पर राइट क्लिक किया और हाइड का ऑप्शन प्रेस किया, आप देखें वो इन्फॉर्मेशन चार्ट से गायब हो गई। तो आपको करना ये होगा कि चार्ट को अगेन सेलेक्ट करना होगा और हम डिज़ाइन में जाते हैं और सेलेक्ट डाटा में हम आते हैं और हिडन एंड एम्प्टी सेल्स में जाते हैं और यहाँ पर मैं चेक लगाता हूँ शो डाटा इन हिडन रॉज एंड कॉलम्स एंड देन मैं ओके करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। तो आप देखें जो मैंने हेल्पर कॉलम के ज़रिए डाटा को पॉपुलेट करवाया था वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हाइड है, बट वो इन्फॉर्मेशन चार्ट से यहाँ पर प्रेजेंट हो रही है। तो दिस इज़ द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर डाटा अगर आपके पास सेल्स एक्चुअल और वेरिएंस चल रहा है और मिन और मैक्स की सेल्स को आपने अलग पॉपुलेट करना है, तो ये एक तरीका यूज़ हो सकता है। अच्छा, मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा आप तमाम से कि अफशां अगर आपने उसको ट्राई कर लिया है, दोबारा से अटैम्प्ट किया है, सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने उस, तो मुझे ज़रा अपडेट करो कि आपने उस लिंक पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश की है दोबारा या नहीं की है। सो इफ़ यू स्टिल फेसिंग द प्रॉब्लम सो प्लीज़ लेट मी नो। और ये ग्रुप पे जो है वो लिंक भी आ रहा है, आई एम श्योर कि आप में से वो लोग जिनको लिंक ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो एवा हमें उसमें हेल्प कर रही है। आई एम श्योर कि ये आप उसके थ्रू डाटा को ढूंढ सकते हैं। ठीक है ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास डिफरेंट डायनामिक चार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो व्हाट आई बिलीव कि आप उस 39 अमेजिंग चार्ट के मेरे उस ग्रुप को जो ज़रूर ज्वाइन करेंगे, उस कोर्स को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो उसमें आपको डिफरेंट स्टाइल्स के चार्ट बनाने का तरीका वहाँ पर सिखाया गया है जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ठीक हो गया बच्चा, कर लेना। अफशां आप उसको ट्राई करना, कोई मुश्किल हो तो मुझे बताना, ठीक है, नो नीड टू वरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास एक और पॉइंट है डायनामिक चार्ट्स के अंदर और हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सम सिनेरियोज में दो डिफरेंट पोजीशंस होती हैं हमारे पास, कुछ डाटा दिखाना है और कुछ डाटा नहीं दिखाना है। ठीक है, कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? लेट्स एग्जांपल के तौर पर मेरे पास ईयर 2010 के अंदर कुछ सेल्स मेरे पास पॉपुलेट हुई है। ये एक एक्चुअल डाटा मेरे पास प्रेजेंट है कि ईयर 2010 के अंदर जो मैंने रेवेन्यू जनरेट किया उसका डाटा है, उसके अगेंस्ट में मैंने कुछ सेल्स जनरेट की, वो डाटा आ रहा है, एक्सपेंसेस किए हैं, देन प्रॉफिट एंड देन नंबर ऑफ कस्टमर्स यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। और मुझे अपने चार्ट के अंदर एट अ टाइम मंथ वाइज सेल्स को यहाँ पर पॉपुलेट करना है। मेरे चार्ट के अंदर एवरी टाइम सेल्स और चीज़ें जो है वो मंथली पॉपुलेट हो। बट अगर मुझे डाटा में फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस को दिखाना हो एज पर नीड, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मुझे प्रॉफिट दिखाना हो एज पर नीड तो ये कैसे हो सकता है? और अगर कोई मुझे नंबर ऑफ़ कस्टमर्स देखने हो तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो ये चीज़ें मैं अपने चार्ट के अंदर एज पर नीड कैसे पॉपुलेट करूँगा?
तो हमेशा याद रखना, जब आप डायनेमिक चार्ट्स बनाने की कोशिश करते हैं तो आप ओरिजिनल डाटा के साथ प्ले नहीं करते, आप उसकी एक कॉपी क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट मैं अपने ओरिजिनल डाटा को कॉपी कर रहा हूँ और उसके बाद मैं बैक एंड पे या बॉटम पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरी मंथ वाइज सेल्स एक्चुअल के अंदर यहाँ पॉपुलेट हो ग्राफ के अंदर हमेशा। और अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस और प्रॉफिट और रेवेन्यूज़ ये नंबर ऑफ कस्टमर्स चार्ट में दिखाने हो तो वो एज पर नीड आते रहें। तो ऐसा करने के लिए मैं डबल पर टैप की हेल्प लेता हूँ और इसके ज़रिए मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ और यहाँ से फॉर्म कंट्रोल के अंदर से चेक बॉक्स को मैं चूज़ करता हूँ। सो मैंने चेक बॉक्स में सबसे पहला चेक बॉक्स क्रिएट किया जिसका नाम मैंने कर दिया एक्सपेंसेस, और इसकी साइज़ को मैंने थोड़ा सा रिड्यूस किया और इसी को कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C Ctrl+V, और सेकंड बटन मैं क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने कर दिया प्रॉफिट, और थर्ड मैं चेक बॉक्स क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैं कर देता हूँ नंबर ऑफ कस्टमर्स। नाउ अब मुझे करना यह है कि जब मैं इस एक्सपेंस पे क्लिक करूं तो उसकी इंफॉर्मेशन नीचे पॉपुलेट हो। तो चेक बॉक्स पे चेक करने से ये इनेबल और डिसेबल होता है, इसकी प्रॉपर्टी है इनेबल और डिसेबल, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी प्रॉपर्टी ट्रू और फॉल्स, इनेबल डिसेबल अगर आप प्रिंट करना चाहें जो आपको सपोर्ट करेगी फार्मूला में, तो आपको करना ये होगा कि इस चेक बॉक्स पे राइट क्लिक करना होगा, फॉर्मेट कंट्रोल पे जाना होगा। फॉर्मेट कंट्रोल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आ रही है, कलर्स एंड लाइंस, चार्ट, प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टीज़। लास्ट में हम जाते हैं कंट्रोल्स में। कंट्रोल में हम इसको सेल लिंक करते हैं इसके अबव वाले सेल के साथ एंड देन हम ओके करते हैं। सो हमारे पास ये डाटा जो है वो ट्रू और फॉल्स अवेलेबल होना शुरू हो गया है, राइट। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल्स एफ। अगर इस सेल की वैल्यू और इस सेल को लॉक किया आपको, और इस तरह से लॉक किया कि जब मैं इस फार्मूला को आगे ड्रैग करूँ तो ये कॉलम डी से निकलकर ई में चला जाए, एफ में चला जाए, लेकिन जब मैं आगे ट्रैक करूं तो ये कर्सर जो है वो रॉ नंबर 20 पर ही रुका रहा है। तो इसका मतलब है मैंने रॉ नंबर 20 को सिर्फ लॉक करना है। सो मैंने कहा इफ़ अगर D20 पर आपको ट्रू मिले तो आपको क्या करना है, कॉमा। सो मैंने कहा आपको ऊपर जाना है जो मास्टर डेटाबेस है, यहाँ से वैल्यू को पिक करना है, अदरवाइज आपको नॉट अवेलेबल प्रिंट करना है एंड देन एंटर। अब देखें चूंकि चेक नहीं लगा हुआ है इसलिए नॉट अवेलेबल आ रहा है। मैंने इस फार्मूला को ड्रैग किया, जब मैं चेक लगाता हूं तो रिजल्ट भी मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारा सॉल्व हो गया, चेक्ड अनचेक से रिजल्ट्स आ रहा है। सेम तरीके से मैंने सेकंड चेक बॉक्स को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे गए और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले सेल के साथ और इसे क्रॉस चेक किया कि ट्रू और फॉल्स रिजल्ट पॉपुलेट कर रहा है, यस। थर्ड चेक बॉक्स पे गए और फार्मूला को मैंने कनेक्ट कर दिया ऊपर वाले सेल के साथ एंड देन ओके, और मैं इसको चेक कर लेता हूँ। अब ये फार्मूला मैंने बड़ा स्टैंडर्ड सा बनाया हुआ है कि अगर सेल रॉ 20 को लॉक रखे और ऊपर D4 से वैल्यू उठा ले वरना ना उठाए अगर ट्रू मिल जाए। सेम फार्मूला कॉपी किया और बराबर वाले सेल्स पर पेस्ट किया एंड देन एंटर। ये रिजल्ट्स वन गो के अंदर मेरे पास पॉपुलेट होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इन तमाम डाटा को सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से मैंने Ctrl+1 बटन प्रेस किया जो कि कॉलम चार्ट की शॉर्टकट है और रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर पॉपुलेट होना शुरू हो गया। और अब डाटा की टाइप को चेंज कर देते हैं। सो मैं चला जाता हूँ चेंज चार्ट टाइप के अंदर और यहाँ से कॉम्बो को चूज़ कर लेता हूँ। मैंने कहा सेल्स को आप क्लस्टर कॉलम में ही दिखा दें, एक्सपेंसेस को आप लाइन में दिखा दें फॉर एग्जांपल, और प्रॉफिट को हमने कहा आप एरिया में दिखा दें, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स को भी आप एरिया से दिखा दें एंड देन ओके। सो ये चार्ट की फॉर्मेशन को मैंने बड़ा क्विकली चेंज किया। देन उसके बाद इसके टाइटल की हेडिंग को मुझे चेंज करना है। सो मैंने टाइटल सेलेक्ट किया एंड कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस किया। डाटा के लेबल्स पर राइट क्लिक करके डाटा लेबल्स ऑन की, ग्रिड लाइंस मैंने ऑफ कर दी। लेबल्स को सेलेक्ट करके डाटा की सीरीज़ को सेलेक्ट करके इसके दरमियान जो गैप विड्थ थे उसको कम किया ताकि ये रिजल्ट जो है वो बेहतर तौर पे नज़र आ सके। लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, Ctrl+1 बटन प्रेस किया, फिल के ऑप्शन में जाकर मैंने मार्कर्स में से इसके मार्कर के बिल्ट इन ऑप्शंस में से किसी ऑप्शन को सेलेक्ट किया। सो मेरे पास ये मच बेटर रिजल्ट जो है वो पॉपुलेट होगा और मैं डाटा लेबल्स वगैरह ऑन कर सकता हूँ। तो बाकी जो कॉस्मेटिक है वो हम इस पर जो चाहें अप्लाई कर सकते हैं। अब फ़ायदा क्या होगा कि अगर मैं एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और नंबर ऑफ़ कस्टमर से चेक को हटा रहा हूँ तो आप देखें मेरे पास सिर्फ सेल्स पॉपुलेट होना शुरू हो रही है, ठीक है।
मंथ वाइज सेल्स आ रही है। अगर सेल्स के साथ मुझे एक्सपेंसेस को देखना है, जस्ट मैंने चेक लगाया, मेरे पास एक्सपेंसेस की डिटेल पॉपुलेट होना शुरू हो गई, और एक्सपेंसेस के साथ मुझे प्रॉफिट को देखना है, प्रॉफिट मेरे पास आ रहा है। एक्सपेंसेस के साथ देखना है तो दोनों पे चेक लगे रहते हैं। एक्सपेंसेस नहीं देखने तो मैंने चेक हटा दिया। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स मुझे ऑन या ऑफ रखने हैं, सो मैं अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ़ कस्टमर्स ऑन या ऑफ रख सकता हूँ। तो ये कंप्लीट डायनामिक चार्ट है जो आपको देखना है एग्जैक्टली वो डाटा आपके पास पॉपुलेट हो रहा है, और जो चीज़ें आपको नहीं देखनी है आप उन चेक बॉक्सेस से इंफॉर्मेशन को हाइड कर देते हैं। तो दिस इज़ द वन वे जहां आप डायनामिक चार्ट्स को कॉल करते हैं। तो देखो, जब आप आगे डैशबोर्ड बनाते हो, डैशबोर्ड क्या होता है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को दिखा रहे होते हैं, ठीक है, इट्स सिंपली कॉल्ड डैशबोर्ड। तो जब आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैनेजमेंट को दिखा रहे होते हैं तो आपके पास जगह कम होती है और चीज़ें दिखाने के लिए बहुत होती हैं, और आप बहुत सारे चार्ट्स नहीं रख पा रहे होते हैं। तो ये एक टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं कि सीरीज़ को आप दिखा दें, आप डिस्ट्रीब्यूटर वाइज डाटा को दिखा दें, ठीक है, आप अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को दिखा दें, और प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारी है, आप प्रोडक्ट की जो है वो डिटेल्स को दिखा रहे हैं। आप कि सपोज़ कर लें शोरूम्स हैं पेन कराची, और 4 डिफरेंट शॉपिंग सेंटर्स में आपकी 4 दुकानें हैं, और आपको उसकी सेल्स दिखानी है कि शॉप 1 का रिज़ल्ट क्या है, शॉप 2 की सेल्स क्या है, 3 और 4 की। तो आप डायनामिकली उस डाटा को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। और सम सिनेरियो में क्या होता है, एक और एग्जांपल देखते हैं, दैन फिर हम पिवट टेबल की तरफ चलते हैं। सम सिनेरियो में क्या होता है कि चार्ट्स आपको ऑलरेडी आते हैं बनाने। मिसाल के तौर पर अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है जो चार्ट से रिलेट थी, जैसे अभी मैंने पूछा भी था काफ़ी लोगों से, उन्होंने यस कहा, तो अगर आपने वो वीडियोस देख ली और आपको चार्ट बनाने का कॉन्सेप्ट आता है, या आप लोग ऑलरेडी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं और आपके एक्सेल में ऑलरेडी डाटा में कुछ चार्ट्स आपने बना कर रखे हुए हैं, ठीक है, आपको चार्ट्स बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। डायनामिक चार्ट्स आप इंशाल्लाह सीख भी जाओगे। 2 एग्जांपल मैं अभी शेयर की, 3 एग्जांपल, और आगे मैंने आपके साथ और काफ़ी एग्जांपल के लिए मैंने लिंक दे दिया आपको, आप उसमें पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। तो देखो, जो चार्ट्स बनाने का तरीका आपने सीख लिया, अगेन हम बात ये करते हैं कि लिमिटेड स्पेस में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कैसे दिखाएं। मैं एक बैंक के साथ इस्लामाबाद में काम कर रहा था, तो एक पार्टिसिपेंट ने मुझे बताया कि उनके पास उनका काम ही यही है कि वो डाटा की प्रेजेंटेशंस उनके पास वो शो करें, ठीक है। तो इस तरह से उनकी डिफरेंट बुक्स में और एक ही बुक में उनके पास 600 प्लस चार्ट्स मौजूद हैं, और उन्होंने उन 600 चार्ट्स को पॉपुलेट करने की सिर्फ टेक्निक सीखनी है। उन्हें चार्ट बनाने आते हैं, बहुत सारे बना लिए। तो होता क्या है कि जब वो सी लेवल की प्रेजेंटेशंस दे रही होती हैं, बोर्ड मीटिंग्स में होती हैं, और उनसे कहा जाता है अच्छा फ़लाँ चीज़ दिखा दो, फ़लाँ चीज़ दिखा दो, तो उनके पास डाटा तो अवेलेबल होता है, चार्ट्स तो अवेलेबल होता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसको किस तरह से जल्दी से किसी शीट से ढूंढा जाए और सामने प्रेजेंट किया जाए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक कि आप डाटा की प्रेजेंटेशन बनाते कैसे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सेल्स का डाटा आ रहा है जिसमें ये बताया गया कि कंपनी ने ईयर 2007 से 2012 के बिटवीन कुछ सेल्स जनरेट की है, और उस सेल्स के अगेंस्ट में उसकी ज़ाहिर कॉस्ट रही है, उसके बाद उसने प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी अंदाज़ा करती है कि मार्केट तो 100% मौजूद है, लेकिन उसमें से जो उसने कैप्चर किया है मार्केट, वो इतने % मार्केट कैप्चर किया हुआ है, और उसकी जो पर कस्टमर सेल्स आ रही है वो ये आ रही है, ओवरऑल जो सेल्स है उसकी वो इन मिलियंस में यहाँ पर मौजूद है। और उसे 4 किस्म के चार्ट्स एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म पे दिखाने हैं। तो 4 चार्ट्स यहाँ पर मैंने बना दिए हैं। जैसे हमने सेल्स का एक चार्ट बनाया हुआ है, सेल्स एंड कॉस्ट का, तो अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि 2 सीरीज़ के चार्ट्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्रेंडिंग और फोरकास्ट को दिखाना है, प्रॉफिट ईयर वाइज कैसे जा रहा है, तो ये कैसे होगा, सेकेंडरी एक्सेस कैसे क्रिएट होती है, और ओवरलैप चार्ट कैसे क्रिएट होता है। तो ये 4 टेक्निक्स हमने मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। अब सवाल ये कि ये 4 किस्म के चार्ट्स तो बना दिए हैं, लेकिन उनको एज पर नीड कॉल करने की टेक्निक सीखनी है मुझे, कि भाई मैं जिस चार्ट को चाहूँ उसको कॉल करूँ, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो मैंने बराबर में एक हेल्पर शीट ले ली और मैं चला जाता हूँ व्यू के अंदर, और सबसे पहले मैं ग्रिड लाइन्स ऑफ करता हूँ, और यहाँ पर एक हेडर सेट कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल सेलेक्ट अ चार्ट, ठीक है, और इसको मैं मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, साइज इंक्रीज कर देता हूँ, और इसके बराबर में मैं एक ड्रॉप डाउन बना देता हूँ। सो हम जा रहे हैं डेवलपर, इनजेड के ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से कॉम्बो बॉक्स फॉर्म कंट्रोल, और हम इसको ड्रैग कर रहे हैं। एंड दैन उसके बाद मैं, चूँकि ये कॉम्बो बॉक्स इस वक्त एम्प्टी है,
और इसके अंदर मुझे हेडर्स नेम्स चाहिए। सो मैं इस पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मेट कंट्रोल में जा रहा हूँ। मुझसे कहता है इनपुट रेंज बता दें कि इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है। सो मैं अपनी फर्स्ट शीट पे जा रहा हूँ और मैंने से कहा कि ये 4 मेरे पास चार्ट्स के नेम हैं जिनको आप स्टोर करें, और इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ वो एक सेल के साथ, और ये सेल मैं इसके बराबर वाले के साथ मैं कनेक्ट करता हूँ एंड देन सिंपली ओके। सो फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं इस ड्रॉप डाउन से किसी भी चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका जो इंडेक्स नंबर है वो यहाँ आ रहा है। तो सेल्स एंड कॉस्ट मेरा पहला चार्ट है वो 1 नंबर आ रहा है, प्रॉफिट ट्रेंड नंबर 2 मुझे दिखा रहा है, कस्टमर्स में से सेल्स पर कस्टमर नंबर 3 है, एंड देन परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ये नंबर 4 है। ये चार्ट मुझे यहाँ नंबर्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि चार्ट को हम लेकर कैसे आएंगे, क्योंकि चार्ट जो है वो एक पिक्चर होती है, तो पिक्चर को कॉल करना एक्सेल में जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू जब हम लुकअप कर रहे होते हैं, किसी सेल पर रखी हुई इन्फॉर्मेशन कॉल हो रही होती है। जब एक ग्रुप ऑफ सेल्स के ऊपर रखी हुई इन्फॉर्मेशन को कॉल करना हो तो डिफिकल्ट होता है। तो ये चार्ट भी जो है वो एक्चुअल में डिफरेंट सेल्स के ऊपर रखा हुआ है। तो हम करते क्या है कि इन तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसके ऊपर जो चार्ट रखा हुआ है वो भी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया, और मैं चला जाता हूँ नेम बॉक्स के अंदर और इसे एक नाम दे देता हूँ, सपोज चार्ट 1 एंड देन एंटर। जब भी आप नाम असाइन करेंगे वो न्यूमेरिकल नहीं होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है, और स्पेस नहीं होगा, आप स्पेशल लेटर के अंदर सिर्फ अंडरस्कोर दे सकते हैं। तो ये पहला मैंने एरिया लोकेट किया, मैंने कहा कि इस एरिया का नाम है चार्ट 1। इसी तरह से मैं चार्ट के लिए सेकंड रेंज को सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ पर टाइप किया चार्ट 2। इसके बाद मैंने थर्ड रेंज सेलेक्ट की और मैंने क्लिक किया चार्ट 3, और फोर्थ रेंज डिफाइन की, उसे नाम दे दिया चार्ट 4। ठीक है जी। अच्छा, इसे क्रॉस चेक कर लेते हैं। इस नेम बॉक्स पे क्लिक करते हैं, मैं चार्ट 1 पे क्लिक करता हूँ, आप देखें रेंज पॉपुलेट हो रही है। 2 पे जा रहा हूँ, रेंज आ रही है 3 एंड देन 4। तो ये परफेक्ट रेंज है। अगर कभी आपसे रेंज गलत बन जाए, नेम आपसे गलत हो जाए, तो उसको ठीक कैसे करेंगे? आप जाएंगे फार्मूला में, नेम मैनेजर के अंदर, यहाँ पर आपके चारों चार्ट्स नज़र आ रहे हैं। सपोज़ करें किसी भी चार्ट की रेंज वगैरह को ठीक करना है, आप उस पर डबल क्लिक कर दें, या यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एडिट, डिलीट और न्यू का बटन दिया हुआ है। सो अगेन आप एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं, ये आपके पास उस चार्ट से रिलेट नेम आ रहा है और उसकी रेंज आ रही है। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो आप यहाँ पर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये 4 चार्ट्स कॉल कैसे होंगे? तो मैं एक न्यू नेम मैनेजर यहाँ पर क्रिएट करता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ फाइनल चार्ट। हमने लास्ट सेशन के अंदर टॉपिक पढ़ा था चूज़ का फंक्शन, तो मैं वही चूज़ का फंक्शन यहाँ पर लिखता हूँ, इक्वल चूज़ ब्रैकेट ओपन, और मैंने इसे कहा कि आप चेक करें इस सेल पर आपको क्या मिल रहा है। अगर इस सेल पर आपको 1 मिल जाए तो कॉमा आप चार्ट 1 को ले आना, वरना आप चार्ट 2 को ले आना, वरना आप चार्ट 3 को ले आना, वरना आप चार्ट 4 को ले आना। तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि इस सेल को चेक करेगा जो L3 मेरा सेल है 10-1। अगर यहाँ इसे 1 मिलेगा तो वो चार्ट 1 को ले आएगा, अगर यहाँ से 2 मिलेगा तो चार्ट 2 लाएगा, यहाँ से 3 मिलेगा तो चार्ट 3 को लाएगा, अगर 4 मिलेगा तो चार्ट 4 लेकर आएगा। फाइनली मैं इसे ओके करता हूँ एंड देन ओके करता हूँ, और मैं अपनी वर्किंग शीट पे जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ सेल्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी करता हूँ, Ctrl+C कॉपी की शॉर्टकट है, और पेस्ट के अंदर जाने के बाद इसे पेस्ट पिक्चर लिंक मैं कर देता हूँ। सो ये एज अ पेस्ट पिक्चर लिंक, वो थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं क्योंकि वो रेंज भी नज़र आना शुरू हुई। सो पेस्ट पिक्चर लिंक हमने यहाँ पर लिंक कर दिया है। अच्छा, ये जो लिंक है हमारे पास, ये जो पिक्चर लिंक है हमारे पास, ये एक्चुअल के अंदर मिनिमम इसके लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो 2013 है। अगर आप 2010 या 7 पे काम कर रहे हैं तो आपको पेस्ट लिंक का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पेस्ट लिंक करने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पास चार्ट का एक रेफरेंस आ जाता है यहाँ पर सेल एड्रेस पे, एंड देन उसके बाद मैं रेंज को, साइज़ को बड़ा करता हूँ जिस साइज़ के अंदर मुझे चार्ट चाहिए, एंड देन अपने फार्मूला बार में जाकर फार्मूला लिखता हूँ इक्वल्स फाइनल चार्ट एंड देन एंटर। ये देखें 4th नंबर पे परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ये मुझे नज़र आ रही है, परसेंटेज एंड सेल्स कॉस्ट नंबर 1 चार्ट मुझे नज़र आ रहा है, प्रॉफिट ट्रेंड मुझे 2nd चार्ट नज़र आ रहा है, कस्टमर सेल्स पर कस्टमर मुझे नज़र आ रहा है, एंड देन परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर। तो अगेन मेरे पास चार्ट्स बने हुए, उन चार्ट्स को मैं यहाँ पर कॉल करने का तरीका एक्चुअल में अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेनिफिट ये होता है कि कम से कम स्पेस के अंदर, क्योंकि डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जगह कम होती है और हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पॉपुलेट करना है, तो हम इसको एक्चुअल में
यूज़ कर रहे होते हैं। राइट हो गया जी। सो अगेन अब यहाँ तक पहुँचने के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो हमारा पिवट टेबल से रिलेट होगा और फिर हम डैशबोर्ड की तरफ जा रहे हैं। सो अगेन किसी के पास अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ओके ग्रेट, तो क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा ग्रेट हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास, अरे यार क्या कर रहे हो तलहा, मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ये बड़ा मुश्किल सवाल में आप लोगों ने डाल दिया है मुझे कि रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करनी है, कब तक एक्सपायर होगा। तो आपको जाना है अपने फेसबुक अकाउंट पे, ठीक हो गया जी। एक्सेल बेसिक टू एडवांस के कोर्स में यहाँ आपको अनाउंसमेंट के अंदर सबसे ऊपर ही ये कोर्स मिल रहा है, गेट फ्री रजिस्ट्रेशन 39 अमेजिंग चार्ट्स, और इसमें बहुत क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि 10 अगस्त को इसकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगी। आपका LMS आप रजिस्टर्ड हो जाओगे तो ज़िंदगी भर चलेगा, ठीक हो गया। इसमें कहीं नहीं लिखा कि आपका LMS 10 तारीख तक पढ़ लो ऐसा नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इसमें लिखा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फ्री और 10 तारीख, बड़े साफ अल्फाज में। फिर नीचे दिया हुआ लिंक, आपको उस पर लिंक करना है। ये आपके पास ये कंटेंट मेरे पास इसलिए खुल गया बिकॉज कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं इसको पहले साइन आउट करता हूँ। सो मैं जा रहा हूँ यूडेमी के अकाउंट में और मैं इसको चलो काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस, एक न्यू ब्राउज़र पे खोलते हैं, पेस्ट। इसका जो कूपन नेम है वो है ईद मुबारक। तो देखो जब आप इसको खोलेंगे ना, कोड लिंक को खोलेंगे तो आपके पास ऐसे आ जाएगा 39 अमेजिंग चार्ट इन एक्सेल बाय इरफान बकाली, और यहाँ लिखा हुआ है फ्री, कहीं नहीं लिखा हुआ इसकी प्राइस दो, इसका क्रेडिट कार्ड नंबर एंटर करो, ये फ्री है, ठीक है। तो इससे बेनिफिट लो। तो आपको क्या करना है, नीचे ऐड टू कार्ट नहीं करना, आपको इनरोल नाउ के बटन पे फॉर एग्जांपल क्लिक करना है। अगर ऐड टू कार्ट भी है तो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो। इनरोल नाउ के बटन में जाने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी दे दोगे। फॉर एग्जांपल मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है irfan.wazir@gmail.com, ये मेरा आईडी है जो मैंने टाइप किया। मेरा नेम है इरफान वज़ीर और मेरा पासवर्ड मैंने यहाँ पर पासवर्ड टाइप किया, ठीक है। एंड देन मोस्टली साइन अप। साइन अप होने के बाद ये देखें मुझसे कहता है कि ओरिजिनल प्राइस इसकी 139 है, डिस्काउंटेड कूपन 139 है, प्राइस एक्चुअल जो पेएबल है वो 0 है, ठीक है। यू नो नीड टू पे एनी अमाउंट। सो योर कार्ड इज़ फ्री, लिखा हुआ है बड़ा क्लियर, इनरोल नाउ। ये कोर्स आ गया आपके पास 39 अमेजिंग चार्ट, स्टार्ट अ कोर्स नाउ, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये कोर्स आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी। सर्वे देना है तो दे देना, अदरवाइज ये कोर्स आ रहा है आपके पास। फर्स्ट सेशन के अंदर इंट्रोडक्शन है, रिसोर्स मटेरियल मौजूद है, इंपॉर्टेंट टिप्स में जाएंगे तो 4 वीडियोस आपको मिलेंगी, उसके नीचे 39 अमेजिंग चार्ट्स की वीडियोस आपको मिलेंगी,
ये सारा करिकुलम आपके पास यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। हर एक की रिसोर्स फाइल सेपरेटली इसमें दी हुई है। तो 45 चैप्टर्स आपको मिलेंगे 39 अमेजिंग चार्ट्स के अंदर, 4 चैप्टर्स आपको सेपरेट मिलेंगे, ऑल टुगेदर 49 चैप्टर्स हैं। ये कोर्स 7 आवर्स का जो है वो चार्ट्स की वीडियोस से रिलेट है, टिप्स से रिलेट तकरीबन 1 घंटे का लेसन है, तकरीबन 8 घंटे 8 मिनट का ये पूरा करिकुलम है जो एब्सोल्युटली आपके लिए फ्री है, ठीक हो गया। अब मेरा ख्याल है कि इसके बाद मुझसे कोई भी सवाल नहीं करेगा कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, ये पैसे हमसे मांग रहा है, हमको किसका क्रेडिट कार्ड नंबर इंटर करना है। तो कोई ऐसे सवाल अब करके मेरे दुखों में इजाफा ना करो यार, क्योंकि काम बहुत होता है और इस तरह की छोटे छोटे सवालात को मैं नहीं हैंडल कर पा रहा होता हूँ, मेरे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप थोड़ी सी ट्राई करोगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं हो तो आपके दोस्त होंगे डेफिनेटली इस ग्रुप के अंदर, तो आप उनसे कहोगे तो वो आपको एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नाउ वी आर मूविंग, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है पिवट टेबल एंड डैशबोर्ड, राइट सर? सर आपने बोला पिक्चर लिंक वाला ऑप्शन 10 एंड 7 में नहीं चलेगा, तो वो लोग क्या करें? जो सर मुझे अपना घर का एड्रेस भेज दें, मैं आपको रैम्बो सेंटर से 50 रुपये की DVD ख़रीद के कोरियर कर देता हूँ, आपका मसला हल कर देता हूँ। ठीक हो गया सर? आमिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 2007 है, अभी तक 2007 है और आपको थोड़ा मुश्किल हो रही है, तो मैं बिल्कुल आपके साथ इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हूँ। आपका प्रॉब्लम सर आँखों पर है। हाँ देखो आरिफ ने बहुत अच्छा जवाब लिखा है। चलो जी नेक्स्ट हम चलते हैं जी, पिवट टेबल्स क्या होते हैं। अब पिवट टेबल के अंदर डाटा की प्रेजेंटेशंस बनानी होती है। जब आप एक बहुत ही डिटेल डेटाबेस पे काम कर रहे होते हैं तो मैनेजमेंट को डिटेल डेटाबेस में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, ठीक है। वो हमेशा एक शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन देखने में इंटरेस्टेड होती है। जितनी सीनियर मैनेजमेंट होगी ना, वो नंबर्स में ही इंटरेस्टेड होती है कि वो डाटा को जो है वो देखे, किस तरह से डाटा पॉपुलेट हो रहा है, ट्रेंडिंग क्या चल रही है, फोरकास्ट क्या है। तो मेरे पास ये एक डाटा मौजूद है जिसमें HR का डेटाबेस है। इसमें कीबोर्ड से कंट्रोल डाउन एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो 425 टोटल रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद हैं। और यहाँ पर स्टाफ के फुल नेम, हायर डेट, वो किस सिटी में उनको हायर किया गया है, किस प्रोविंस में से हायर किया गया है, एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, किस साल उसे हायर किया गया है, उनकी सैलरी क्या थी और उनके एक्स्ट्रा अलाउंसेस क्या थे, टोटल कंपोजिशन उन्हें क्या मिल रहा है, और डिपार्टमेंट की डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। अब बॉस ने जब ये डाटा मुझे दिया तो मुझे उन्होंने कहा कि यार आप इस डाटा का जो है वो हमें डैशबोर्ड बना के दिखाएं। डैशबोर्ड मीन्स कि वन विंडो स्क्रीन जहां आप अपनी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं, ठीक है। कम से कम जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को दिखाना, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप जंबल कर दें कि छोटी सी जगह अगर ये स्क्रीन बहुत स्मॉलेस्ट है और आपने यहाँ पर 8-10 किस्म के चार्ट्स रख दिए, ना रीडेबल है, सी लेवल की मैनेजमेंट उससे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर वो आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्रिस्प रखें, सिंपल स्वीट रखें। ज़रूरत पड़ रही है तो पेजिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ कर लें, फर्स्ट पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन रख लें, सेकंड पेज पे कुछ इन्फॉर्मेशन रख लें, डायनामिक चार्ट्स, ड्रॉप डाउन की हेल्प ले लें, चेक बॉक्स की हेल्प ले लें। इस तरह से कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब सवाल यह है कि अगर मेरे पास यहाँ ये डाटा अवेलेबल है, अच्छा डैशबोर्ड बनाते वक्त एक बात का और ख्याल रखना है कि चूँकि हम डैशबोर्ड मैनेजमेंट के लिए बना रहे होते हैं, तो अगर आप खुद मैनेजमेंट हैं, सपोज कर लें आप किसी कंपनी के अंदर इस वक्त की पोजीशन पे काम कर रहे हैं ऑल्दो, और आपको अपने डाटा के साथ खुद प्ले करना है अपनी कंफर्ट के लिए कि यार मेरी टीम कर क्या रही है, रोज़ाना ऑर्डर कितने ले रही है, रोज़ाना रेवेन्यू कितना आ रहा है, आपको ये खुद चीज़ों को समझना है, तो आप खुद प्ले करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी मैनेजमेंट के लिए प्रेजेंटेशंस बना रहे हैं तो मेरा सजेशन ये है कि जो डैशबोर्ड आप बनाना चाहते हैं, आप उसमें कौन से चार्ट्स यूज़ करेंगे, कौन कौन से टाइटल्स आप यूज़ करेंगे, तो उन इन्फॉर्मेशन को पहले आप एक पेपर पे ड्रॉ कर लें। पेपर पे ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होता है कि
जो भी आपके दिमाग में थॉट्स होते हैं वो आप अपनी मैनेजमेंट के साथ टेबल पे 1 to 1 डिस्कस कर लेते हैं। आपकी मैनेजमेंट अगर एक्सेल से की रिलेट है तो आप यकीन जाने कि वो आपको अच्छे एडवाइसेस देगी, आपको बताएगी कि इस चार्ट की नीड नहीं है या ये चार्ट बहुत अच्छा है, आपकी एडवाइस बिल्कुल ठीक है, और वो आपको बताएगी कि इस चार्ट को ना रखें, इसकी जगह पर फलां एक्टिविटीज़ को आप यूज़ करें। तो इट मीन्स कि आपकी वन वे जब एक अच्छी कम्युनिकेशन होगी और उसके बाद आप जब डैशबोर्ड बनाना शुरू करेंगे तो उसमें आपकी कम से कम टाइम के अंदर आउटपुट्स अच्छे आएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से चीज़ें बना देंगे और बाद में आपको ऐसा लगा कि यार ये मैनेजमेंट को मुझे दिखाना है, तो और मैनेजमेंट को आपने दिखाया, अपने बॉस को दिखाया और उन्होंने कहा कि यार ये तो हमें नहीं चाहिए था, हमें तो आप इस तरह से दिखाएं, तो फिर आपको मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आप कम टाइम के अंदर चीज़ों को दिखाना शुरू करेंगे, पहले उनसे एक दफ़ा 10 मिनट का टाइम ले लें और फिर उसके बाद चीज़ें डेवलप करना शुरू करें। तो ये डाटा जब मैनेजमेंट ने मुझे दिया, या ये मान के चलें कि ये डाटा जब मैंने डाउनलोड किया, तो मुझे उन्होंने कहा कि यार इरफान ऐसे करें कि आप हमें बताएं कि हेड काउंट क्या चल रहा है इस कंपनी का, आप हमें बताएं कि इसमें सैलरीज़ हम कितनी पे कर रहे हैं, हमें डिपार्टमेंट वाइज हेड काउंट बता दें, प्रोविंस वाइज बता दें, सिटी वाइज बता दें। तो हेड काउंट आप सबसे पहले हमें बता दें, ठीक है, और फिर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, सिटी वाइज सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, तो आप हमें उसके ब्रेकअप से बता दें। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ कितना है, परमानेंट स्टाफ कितना है, ये आप हमें दिखा दें, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप मुझे एक पेज पे दिखा दें। तो हमेशा ये याद रखना, मैंने पहले भी बहुत जगहों पे ये आपको समझाया है और मैं यहाँ पर उसको भी कंटिन्यू करूँगा कि आपकी जो एक्टिविटी है वो इंसर्ट के अंदर टेबल से स्टार्ट होनी चाहिए। चाहे आप स्मॉल डाटा पे काम कर रहे हैं, चाहे आप डिटेल डाटा पे काम कर रहे हैं, चाहे आप डायनेमिक चार्ट्स बना रहे हैं, स्टैटिक चार्ट्स बना रहे हैं, टेबल का एडवांटेज हमेशा आपको मिलेगा कि वो एक्सपेंडेबल होता है। सो मैं इंसर्ट के अंदर चला जाता हूँ और टेबल की कमांड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक ऑप्शन है वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल, और इसने खुद से रेंज बना ली है, माई टेबल एज हेडर, एंड देन ओके कर दें। सो ये मेरे पास डाटा जो है वो टेबल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इससे बेनिफिट ये होगा कि वंस ये इसमें अगर नए एम्प्लॉइज़ हायर होंगे और मैं लास्ट के अंदर वो एंट्री करूँगा तो डेफिनेटली वो रिजल्ट भी जो है वो मेरे पास मेरे डैशबोर्ड के अंदर लाइव पॉपुलेट होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज कि यू हैव टू कन्वर्ट योर डाटा इनटू टेबल एंड देन क्लिक द पिवट टेबल्स। सो पिवट टेबल मुझसे 2 सवाल करता है। क्वेश्चन नंबर 1, चूज वेयर द डाटा दैट यू वांट टू एनालाइज, और सेकंड क्वेश्चन कहता है चूज वेयर इज द पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। तो जो सिलेक्शन ऑफ टेबल थी वो ऑलरेडी इसने बना ली है, ठीक है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा सवाल है कि चूज वेयर यू वांट टू पिवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस। इसमें न्यू वर्कशीट हम सिलेक्ट करते हैं, जहाँ डाटा है वहाँ वर्कशीट नहीं बनेगी, हमेशा एक नई शीट पे आप पिवट बनाएंगे। सो मैंने न्यू वर्कशीट सेलेक्ट किया एंड देन जब मैं ओके करता हूँ सो रिजल्ट मेरे पास यहाँ पर एक पिवट टेबल की शीट के अंदर पॉपुलेट हुआ। अब पिवट टेबल जैसे हमने अर्ज किया कि रिपोर्ट या समरीज बनाने में हमारी हेल्प करता है, तो आपकी फील्ड्स के अंदर जितनी भी कॉमन फील्ड्स हैं डेटाबेस में, जितनी कॉमन फील्ड्स हैं वो यहाँ नज़र आ रही हैं। इन फील्ड्स को मैं इन 4 बॉक्सेस में ड्रॉप करूँगा, यहाँ कोई ना कोई रिपोर्ट आपके पास बनना शुरू हो जाएगी। सो मिसाल के तौर पर मुझसे कहा गया कि आप हेड काउंट बता दें, तो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को आप रॉ में रखेंगे और अगर वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के अंदर है तो सिस्टम उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करके यूनिक वैल्यूज़ दिखाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिटी पे क्लिक करता हूँ, आप देखें सिटी की फील्ड रॉ के अंदर ड्रॉप हो गई और एक यूनिक लिस्ट मेरे पास पॉपुलेट हो रही है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स हट गए, और ये रॉ के अंदर डाटा है, रॉ नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 के अंदर डाटा है। अगर मैं रॉ से मूव करके कॉलम के अंदर ड्रॉप कर दूँ तो आप देखें इन्फॉर्मेशन कॉलम A, B, C, D के अंदर हमें नज़र आ रही है। सो मैं यहाँ से रॉ के अंदर डाटा को दोबारा से रख देता हूँ, और अगर यही नंबर फॉर एग्जांपल सिटी में टैक्स है ना, टैक्स की फील्ड को अगर वैल्यू में ड्रॉप करूँगा, कोई भी फील्ड जिसके अंदर टैक्स मौजूद है अगर आप उसको वैल्यू के अंदर ड्रॉप करेंगे तो वो कैलकुलेटेड बिहेव करेगी और बाय डिफ़ॉल्ट इस पर जो फंक्शन अप्लाई होगा वो काउंट का होगा। लेकिन अगर इसकी जगह, और यहाँ फ़ायदा क्या हुआ देखो इस रिपोर्ट के अंदर कि मुझे सिटी वाइज स्टाफ का जो हेड काउंट है वो नज़र आ रहा है, और मैं अपनी मेन हेडर पे रहते हुए डाटा के टैब में चला जाता हूँ और यहाँ से मैं सॉर्ट के ऑप्शन को यूज़ करता हूँ। लाइक मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो लार्जेस्ट नंबर टॉप पे आ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर बॉटम पे आ रहा है। तो अगर मैंने टैक्स की वैल्यू को वैल्यू में ड्रॉप किया तो वो कैलकुलेटेड बिहेव करेगी और बाय डिफ़ॉल्ट इस पर फंक्शन अप्लाई होगा काउंट का। अच्छा, अब मुझे सिटी वाइज सैलरीज़ को भी देखना है। सो मैंने सेम पिवट को कॉपी किया, नीचे आकर पेस्ट किया और मैंने यहाँ से काउंट ऑफ सिटी को ड्रॉप किया, बाहर फेंक दिया, और फिर मैं इसमें से टोटल कंपनसेशन को वैल्यू के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। सो मेरे पास तमाम स्टाफ की सैलरीज़ यहाँ पर पॉपुलेट हो रही हैं।
सो मुझे पता चल रहा है कि ईच सिटी के अंदर जो मैं सैलरी पे कर रहा हूँ, और इवन इसको हम लोग अपनी सेल्स भी कह सकते हैं, जो सेल्स मेरे पास जनरेट हो रही है वो क्या है, उसके नंबर्स आ रहे हैं, और डाटा में जाकर जब मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। तो दिस इज़ द अनदर वे। तो अगर आपने कोई ऐसी फील्ड जिसके अंदर नंबर्स स्टोर हैं, आपने वैल्यू के अंदर ड्रॉप किया, तो वो कैलकुलेटेड बिहेव करेगी, लेकिन उसका जो रिएक्शन होगा या जो फंक्शन उस पर अप्लाई होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो सम का फंक्शन अप्लाई होगा। अब अगर मुझे इस वैल्यू को फॉर एग्जांपल कन्वर्ट करना है, इसका चार्ट मुझे क्रिएट करना है, तो मैं इंसर्ट में चला जाता हूँ और यहाँ से रिकमेंड चार्ट या अपनी मर्ज़ी से जो भी चार्ट्स मुझे बनाने वो बना सकता हूँ। और हमें पता है कि कॉलम चार्ट की शॉर्टकट है ऑल्ट F1, सो मैं कॉलम चार्ट के ज़रिए भी इस पर काम कर सकता हूँ। जब मैं पेवेट से चार्ट बनाऊंगा तो इसके बटन्स मेरे पास आएंगे, तो ये फिल्टर यहाँ अप्लाई होता है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर हाइट एंड हाइड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अदरवाइज ये बटन अगर नीड नहीं है तो हाइड ऑल फील्ड्स बटन ऑन द चार्ट कर दें, लेजेंड ऑफ कर दें, टाइटल ऑफ कर दें, तो ये आपका पहला चार्ट क्रिएट हो गया जिसमें आपको हेड काउंट नज़र आ रहा है। और सिमिलरली अगर मुझे डिपार्टमेंट वाइज फॉर एग्जांपल रेवेन्यू को दिखाना है, तो मैंने यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज रेवेन्यू को दिखा दिया जो सैलरी में पे कर रहा हूँ, और इसी तरह से मैंने इस पर राइट क्लिक किया, हाइड ऑल फील्ड्स कर दिया और इसकी प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंगली या रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज किया। तो ये सेकंड मैंने ग्राफ यहाँ पर क्रिएट कर दिया। अच्छा, डाटा को डायनेमिकली देखने के लिए हमने डिस्कस किया था पहले एक वीडियो के अंदर कि स्लाइसेस बड़ी ज़बरदस्त हेल्प करते हैं। तो जब आप पेवेट बना रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर एनालाइज के टैब में इंसर्ट स्लाइसर का ऑप्शन मौजूद होता है। स्लाइसर के ज़रिए हम अपनी चीज़ों को डायनेमिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ईयर ले लिया, मैंने सिटी ले लिया और डिपार्टमेंट ले लिया और ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ फील्ड्स पॉपुलेट हो गई, और इससे बेनिफिट ये होगा कि मैं अब किसी पर भी क्लिक करूँगा तो उससे रिलेटेड डिटेल्स मुझे यहाँ नजर आएगी। स्लाइसर की विड्थ और हाइट को चेंज करना है, कलर स्कीम्स को चेंज करना है, तो ये ऑप्शंस मेरे पास यहाँ दिए हुए हैं। नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके मुझे चेंज करने हैं, सो मेरे पास यहाँ पर फीचर दिए हुए हैं, तो मैं नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ। और आमतौर पे ये स्लाइसर जिस पेवेट से इसकी बर्थ भी है, हमने देखो स्लाइसर को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ा, आपको एनालाइज के टैब में जाना पड़ा। एनालाइज का टैब आपको कब मिला, जब आप पेवेट की स्क्रीन पे मौजूद थे तब आपको एनालाइज का टैब मिला। अगर आप ब्लैंक सेल पे मौजूद हैं तो ना आपके पास एनालाइज का टैब आ रहा है, ना पेवेट की फील्ड्स आ रही हैं, ना आप स्लाइसर बर्थ कर सकते हैं, उसको आप जनरेट कर सकते हैं। तो स्लाइसर की जनरेशन या उसकी जो बर्थ होती है वो एक्चुअल में किसी पेवेट से होती है। तो जब मैं पेवेट को सिलेक्ट करता हूँ और मैंने ये पेवेट जब स्लाइसर जब क्रिएट किया, तो इस स्लाइसर का कनेक्शन सिर्फ इस पेवेट के साथ है, ऊपर वाले के साथ नहीं होगा। देखिएगा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें इसकी कनेक्टिविटी यहाँ है, ऊपर नंबर्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए चेंज आ रहा है, ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, बिकॉज कि इसकी कनेक्टिविटी सिर्फ जहाँ इसकी बर्थ है उसके साथ है। तो हमें इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, अपने स्लाइसर्स को चूज़ करेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे रेस्ट ऑफ द पेवेट्स के साथ। और ऐसा करने के लिए स्लाइसर का अपना ऑप्शंस का टैब है, रिपोर्ट कनेक्शन में जाएंगे और मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपने पहले पेवेट के साथ एंड देन ओके। सिमिलरली मैं अपने दूसरे स्लाइसर को सिलेक्ट करता हूँ, रिपोर्ट कनेक्शन में इसे कनेक्ट करता हूँ अपने दूसरे पेवेट के साथ एंड देन सिमिलरली अपने थर्ड स्लाइसर को भी इसी तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स और कलर्स अगर मुझे चेंज करने हैं सो हम उसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैं यहाँ पर कम जगह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ तो वो मैं काम यहाँ पर आसानी से कर सकता हूँ। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, फॉर एग्जांपल कि मैं सिंपल कराची की डिटेल्स देखना चाहता हूँ और ये मेरे पास डाटा है, तो मैं कराची पे क्लिक करता हूँ, आप देखेंगे ये कराची का डाटा डायनेमिकली वर्क कर रहा है। इसको क्लियर करना है, मैं क्लियर के बटन पे क्लिक कर सकता हूँ। मुझे 2010 का डाटा देखना है, 2010 का डाटा नज़र आ रहा है, 2005 का डाटा देखना है, मुझे सेल्स का डाटा देखना है, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स मौजूद हैं जिसके ज़रिए मैं डाटा को पॉपुलेट कर सकता हूँ। 1 मिनट वेट करेंगे, मैं अपना फ़ोन चार्ज पे रख दूँ वरना मैं क्वेश्चंस आपके एड्रेस नहीं कर सकूँगा। मैं 1 मिनट में रिटर्न हो रहा हूँ।
ओके जी, तो हमने सीखा कि जिस तरह से हम स्लाइसेस को कनेक्ट करते हैं, लाइक स्लाइसेस हमें अलाउ करते हैं कि हम डायनामिकली डाटा को जो है वो देख सकते हैं। ये स्लाइसेस की एबिलिटी हो गई। अच्छा, अब मुझे तीसरा एक ग्राफ बनाना है। जब मैं इस पेविट पे क्लिक करता हूँ तो इसकी फील्ड्स अब डिसेबल हैं। एनालाइज और डिज़ाइन दो मेरे पास टैब्स आ रहे हैं। मैं फील्ड लिस्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास फील्ड लिस्ट की स्क्रीन पॉपुलेट हो गई। मैंने इस पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड देन बॉटम पे जाके ड्रैग किया, ये मेरे पास पेविट की एक और स्क्रीन आ गई। तो हमने सीखा कि जब आप रॉ और वैल्यूज़ को यूज़ करते हैं तो एक्चुअल में यहाँ हमारे पास रॉ और वैल्यूज़ में इंफॉर्मेशन पॉपुलेट होती है। और अगर सपोज करें कि मुझे इस डाटा को टैबुलर फॉर्मेट में देखना है कि मेरे पास डिपार्टमेंट वाइज, सिटी वाइज हेड काउंट क्या चल रहा है, तो मैंने यहाँ एक तरीका तो ये हो सकता है कि मैं डिपार्टमेंट की फील्ड पे चेक लगा दूँ, वो फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट रॉ के अंदर शिफ्ट हो गई। इससे पता चल रहा है कि सिटी वाइज डिपार्टमेंट वाइज पोजीशन क्या है। ये देखें, सिटी वाइज डिपार्टमेंट वाइज पोजीशन क्या है, ये रिजल्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सिटी और डिपार्टमेंट को मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। डिपार्टमेंट को रॉ में रख दिया, सिटी को कॉलम के अंदर रख दिया, तो ये मेरे पास वाइस वर्सा इन्फॉर्मेशन पॉपुलेट हो रही है। मैं रिजल्ट को बेहतर तौर पे देख सकता हूँ। ठीक है, तो डाटा को हमें प्रेजेंट करने की टेक्निक्स समझ में आ गई। अब देखो, अगर आप इसको सिटी वाइज डिपार्टमेंट वाइज दिखाते हो तो ये तरीका भी सही है, इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये एक बहुत डिटेल और लेंदी रिपोर्ट बनी है। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाई हैं, आपकी मैनेजमेंट सेटिस्फाई हैं, तो मुश्किल नहीं है। पेविट टेबल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे मैंने पहले भी शायद बताया था। फील्ड्स को इन 4 बॉक्सेस में ड्रॉप करें और यहाँ रिपोर्ट बनना शुरू हो जाएगी। वो रिपोर्ट सही बन रही है, गलत बन रही है, उसको समझना आपका काम है, लेकिन रिपोर्ट बनाना बहुत आसान है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये बेहतर है तरीका, इसको सिटी वाइज इवैल्यूएट करने में आसानी हो रही है, दैट्स फाइन, आप कर लो। आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत डिटेल हो रही है, इसको प्रिंट आउट निकालने में मुश्किल होगी। अच्छा, आजकल तो वैसे भी लॉकडाउन का सीज़न है, तो चीज़ें जो है वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो प्रिंट आउट के कॉन्सेप्ट्स वैसे ही बहुत कम हो गए हैं। हम ज़्यादातर ईमेल्स पे काम कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है यार ये रिपोर्ट अच्छी लग रही है, दैट्स गुड, आप जाने दो उसको। आपको लगता है नहीं यार ये बहुत डिटेल हो गई है, इसको मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ समथिंग लाइक दिस तो ये ज़्यादा अपीलिंग है, चीज़ों को ज़्यादा रिव्यू करना आसान हो रहा है, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यानी आप मल्टीपल फील्ड्स रॉ कॉलम को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स को रॉ में रख सकते हैं, इवन कॉलम में भी रख सकते हैं, इवन वैल्यूज़ के अंदर भी रख सकते हैं। अब ये जो डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है, इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है। बाय डिफ़ॉल्ट ये बिहेव कर रहा है सम का, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सम की वैल्यू है। सो अगर मैं समरी वैल्यू बाय में चला जाऊं और सम की जगह काउंट पे क्लिक कर दूं, तो ये काउंट के नंबर मेरे पास पॉपुलेट हो रहे हैं। ठीक है, ईच डिपार्टमेंट के अंदर, सिटी के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, इसका काउंट मेरे पास आ रहा है। क्यूमुलेटिव 425 स्टाफ मेरे पास काम कर रहे हैं। अगर मुझे देखना है कि एवरेज सैलरी मुझे क्या पे करनी है, मैं एवरेज पे क्लिक कर रहा हूँ, वो सैलरी पे हो रही है। मिनिमम सैलरी मुझे देखनी है, मैं क्या पे करता हूँ, सो मेरे पास मिनिमम सैलरी। तो बिल्ट इन फंक्शन से जो हमने पहले भी किसी ज़माने में देखे थे, तो आपको यहाँ पर ये सारे फीचर्स बिल्ट इन मिल जाएंगे। आपको डाटा को इन परसेंटेज में देखना है तो शो वैल्यू एज में चले जाएं। सपोज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल कर दें, तो ये आपके पास नंबर्स पॉपुलेट हो रहे हैं। आप इसे नो कैलकुलेशन में देखना चाहें तो नो कैलकुलेशन के साथ, यानी नॉर्मलाइज तरीके से डाटा को देख सकते हैं। तो डाटा को प्रेजेंट करने के लिए कुछ बिल्ट इन फार्मूलाज और फंक्शंस मौजूद हैं, जिनकी टेक्निक्स को यानी राइट क्लिक करके आप उनको अप्लाई कर सकते हैं। और दो मोस्ट कॉमन एरिया है समरी वैल्यू बाय और शो वैल्यू एज। अच्छा, अब हमने देखा कि रॉ कॉलम और वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम पेविट की स्क्रीन बनाते हैं। पेविट के अंदर यहाँ पर ही फिल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर मैं इनमें से किसी फील्ड को हाइड अनहाइड, डिपार्टमेंट को हाइड अनहाइड करना चाहूँ तो ये फीचर्स मौजूद हैं। पेविट के अंदर किसी भी रॉ को डिलीट नहीं किया जा सकता, किसी भी सेल को डिलीट नहीं किया जा सकता, बिकॉज कि ये मास्टर डाटा से एग्रीगेट होकर रिजल्ट आ रहा होता है। तो आप मास्टर डाटा में चेंज करोगे, यहाँ पर रिफ्लेक्शन आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे सिटी वाइज डाटा का काउंट देखना है, तो आप देखें ये मेरे पास सिटी वाइज स्टाफ का हेड काउंट मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरे पास सिटी वाइज स्टाफ का हेड काउंट आ रहा है, और मैं एनालाइज के टैब में जाकर स्लाइसर में से ईयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मेरे पास ईयर की डिटेल्स आ रही है। अब ये 425 जो टोटल स्टाफ है, ये ईयर 2005 से लेकर 2013 के बिटवीन है, यानी टोटल डेटाबेस में जो रिकॉर्ड है ना वो 425 है। अच्छा, सपोज करें मैं आज 2013 का डाटा देखना चाह रहा हूँ, मैंने इस पर क्लिक किया,
तो 2013 के जो हेड काउंट्स है वो 102 है, जो डिफरेंट सिटीज़ में मेरा स्टाफ डेलीकेट है या मौजूद है। 2012 के स्टैटिस्टिक्स क्या आते हैं, मैंने क्लिक किया 72, 11 के 61, ठीक है। तो मैं किस भी ईयर पे क्लिक करता हूँ उसका डाटा लाइफ मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है, क्लियर करता हूँ, डाटा मेरे पास नॉर्मलाइज हो गया है। अच्छा, अब सपोज करें कि मैं बैक हैंड पे डाटा में कोई चेंज करूँगा, तो क्या इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर मुझे नज़र आएगा? तो मैं एक काम करता हूँ, 2020 के अंदर मैं 5 स्टाफ हायर करता हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हेड काउंट मेरा बढ़ रहा है, और वो जो 5 स्टाफ होंगे वो मैं इस्लामाबाद में हायर करूँगा। तो मैं अपनी HR की शीट पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं इन्हीं रिकॉर्ड्स को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे बहुत टाइप ना करना पड़े। ठीक है, सो मैंने लास्ट के अंदर अपने 5 स्टाफ टाइप किए जिनकी हायरिंग मैंने की है 1 2020 को, और इन सब को मैंने हायर किया है इस्लामाबाद में, जो कि एक्चुअल में पंजाब के अंदर है, और ईयर है इनका 2020, और बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें वैसी हैं, ठीक है। यानी सैलरी डिपार्टमेंट वो कोई मैटर नहीं है। लेकिन आप देखें स्टाफ का हेड काउंट 430 हो गया, इस्लामाबाद में हायर हुए हैं, 2020 के अंदर हायर हुए हैं। अपनी मास्टर डेटाबेस में जाते हैं और यहाँ आकर मैं रिफ़्रेश करता हूँ, जिसकी शॉर्टकट है Alt F5। सो मैं रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए 2020 हमारे पास एक नया साल ऐड हो गया और 430 स्टाफ हमारे हेड काउंट में ऐड हो गए। जस्ट मैं उस पर क्लिक करता हूँ, आप देखें इस्लामाबाद के अंदर 435 स्टाफ जो न्यू हायरिंग हुई है वो हमें नज़र आना शुरू हो गई। तो इसका मतलब ये है कि बैकएंड पे आप डाटा में जैसे ही चेंजिंग लाएंगे, ऑटोमेटिकली वो डाटा आपका यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, और इसके अकॉर्डिंगली अगर आपने कोई चार्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं तो उसको फर्दर आप अपनी प्रेजेंटेशन का यानी डैशबोर्ड का पार्ट बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड से रिलेट पेवेट से रिलेट भी एक मेरी वीडियोस यूडेमी पे मौजूद है। तो अगर आप इरफान बकाली को यूडेमी पे सर्च करेंगे तो पेवेट से रिलेट आपको एक और प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो फ्री है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आप आज कर लें, कल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो आप जब चाहें उस पर रजिस्ट्रेशन करवा लें। 39 अमेजिंग चार्ट की रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ कल रात तक अवेलेबल है। नाउ अब फाइनल डिसीजन कि मुझे इस सारी इंफॉर्मेशन को अपनी प्रेजेंटेशन का पार्ट बनाना है, यानी अपनी मैनेजमेंट को उसे दिखाना है। तो ये हो गई मेरी वर्किंग शीट, और थर्ड शीट मैं एक्चुअल में क्रिएट कर रहा हूँ जो कि होगी मेरी डैशबोर्ड की शीट। अब डैशबोर्ड के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया कि हमें दिखाना क्या है, ठीक है, कौन सी चीज़ कहाँ होगी। सो मैंने डिसाइड किया कि यार ये जो सबसे पहली लाइन होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं अपनी इंस्टीट्यूशन का नाम दूंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी ग्रिड लाइंस ऑफ कर रहा हूँ और इसके बैकग्राउंड कलर पे एक स्लाइडली ग्रे कलर डाल देता हूँ। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इसको इसी तरह से बनाएं। ये एक आइडिया मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको ठीक लगता है ऐसे कंटिन्यू कीजिएगा, आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं करना है तो नेट पर बेइंतहा आइडियाज़ मौजूद हैं। आप एक्सेल डैशबोर्ड लिखें, आपको उसमें से चीज़ें मिल जाएंगी। सो मैंने फर्स्ट यहाँ पर टाइप किया हेडिंग के लिए जगह, और हेडर दे दिया फॉर एग्जांपल ABC कंप्यूटर्स, ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड, और उसके बाद मैंने नरेशन के लिए जगह दे दी। और मैंने कलर फिल किया और मैंने कहा कि ये HR डैशबोर्ड ईयर 20 सपोज करें, मैंने हेडर दे दिया 2018 का ये डैशबोर्ड है जो मुझे यहाँ पर दिखाना है। सो मैंने उसका एक हेडर नरेशन के तौर पर दे दिया। एंड देन फाइनली अब मैं डिसाइड करता हूँ कि ये वो जगह होगी जहाँ पर एक्चुअल में मैं अपने स्लाइसर्स यूज़ करूँगा ताकि डाटा को मैं ड्रिल डाउन कर सकूँ किसी भी लेवल पे, और उसके बाद मैं इन जगहों पर अपने चार्ट्स पॉपुलेट करूँगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एरिया, और इसके बराबर में सेकंड। बीच में कुछ स्पेसेस को हम नॉर्मलाइज करते हैं और इस पूरी हेडिंग को कॉपी करके नीचे पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये 4 चार्ट्स मैंने रखने के लिए जगह बना दी, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें और भी चार्ट्स यूज़ हो सकते हैं। अगर मैं जगह को थोड़ा सा कम करूँ तो मैं एक थर्ड रॉ को भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है।
तो मैं फ़िलहाल इसको जगह को यूटिलाइज़ करने के लिए इसकी साइज़ को बढ़ा देता हूँ ताकि ये बहुत नेगेटिव स्पेस मुझे नज़र ना आए। एंड दैन उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने वर्किंग शीट पे जहाँ पर मैंने ऑलरेडी कुछ चार्ट्स वगैरह बना के रखे हुए। सो मैं अपने फर्स्ट चार्ट को सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+X एंड दैन डैशबोर्ड की शीट पर आकर Ctrl+V। आप कट करें या कॉपी करें बाद एक ही है, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको उसकी डुप्लीकेट लेनी है कट करके या पेस्ट करके। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, सिटी वाइज हेड काउंट आ रहा है। तो मैंने ऊपर एक हेडर दे दिया, सिटी वाइज हेड काउंट, ठीक है जी। एंड दैन इसी तरह से मैं अपनी वर्किंग शीट पे चला जाता हूँ और यहाँ से मैं अपने दूसरे ग्राफ को सेलेक्ट करता हूँ Ctrl+X, डैशबोर्ड की शीट पे गए एंड दैन Ctrl+V। ख्याल रखिएगा कि जब आप प्रोफेशनली इंस्टीट्यूशन के लिए डैशबोर्ड बना रहे हैं तो उसमें कलर थीम का बहुत ख्याल रखना होता है, गोला गंडा ना हो। तो आप में से जो लोग किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं आपको पता होगा कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन के थ्रू काम होता है, आप वैसी चीज़ें नहीं बता रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन सेकंड डैशबोर्ड रख दिया, हम चार्ट हमने रख दिया एंड दैन सिमिलरली मैं अपने थर्ड चार्ट को सेलेक्ट करके इसे पेस्ट करता हूँ और इसकी फॉर्मेशन को सेट करता हूँ। और अभी फ़िलहाल मेरे पास फोर्थ चार्ट नहीं डेवलप है तो मैं इस जगह को एम्प्टी रखता हूँ, लेकिन आपको पता है कि मैं इस तरह से चार्ट्स बनाकर यहाँ पर पेस्ट कर सकता हूँ। लास्ट के अंदर जो स्लाइसर्स मैंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, मैंने कंट्रोल के साथ इनको वन गो में सेलेक्ट किया। Ctrl+X कट की कमांड है, डैशबोर्ड की शीट पे गए एंड दैन Ctrl+V पेस्ट करते हैं। और यहाँ कोशिश कीजिएगा कि पेरेंट टू चाइल्ड के तरीके से रखें इसको, यानी जो पहले होना चाहिए, डिपार्टमेंट है तो वो पहले है, फॉर एग्जांपल डेजिग्नेशंस हैं तो वो बाद में है। आपका स्टाफ जो है वो डिफरेंट लोकेशंस पे मौजूद हैं तो उसमें प्रोविंस या सिटीज़ जो है वो पहले पॉपुलेट होंगे। तो क्या चीज़ पहले होनी चाहिए बाद में होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको समझ के काम करना है। और वो जो मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि आप अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे मैनेजमेंट के साथ रहकर तो वो आपको बेहतर तौर पे गाइड करेंगे कि किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन दिखानी है। सो वंस ये आपने सारी चीज़ें पॉपुलेट करवा दी और अब अगर आप क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल 2010 पे, तो आप देखें 2010 का डाटा स्टैटिस्टिक्स पॉपुलेट हो रहा है। 2010 में मुझे HR की डिटेल्स देखनी है, ये HR की डिटेल्स मेरे पास पॉपुलेट हो रही है। और मुझे सिर्फ कराची का डाटा देखना है तो मुझे कराची का डाटा नज़र आ रहा है। इसको नॉर्मलाइज करना है तो मैं क्लियर के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नॉर्मलाइज हो रही है। मुझे सिर्फ HR का ही डाटा देखना है तमाम ईयर का, सो मैंने HR पे क्लिक किया तमाम ईयर्स के ऊपर, तो वो डाटा मेरे पास पॉपुलेट हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन को दिखाने के लिए और इसको ड्रिल डाउन करने के लिए स्लाइसर्स और डैशबोर्ड मेरी मदद करता है। अब अगर ये डैशबोर्ड मैं मैनेजमेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो इसमें मेरी वर्किंग शीट और मेरा डेटाबेस भी है। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटाबेस और मेरी वर्किंग शीट किसी को नज़र ना आए तो इसका सिंपल वे ये होता है कि आप शीट पर राइट क्लिक करें और हाइड करें। और हाइड करने के बाद चूँकि ये आसानी से अनहाइड भी हो जाएगी तो आप एक काम और करेंगे कि रिव्यू के टैब में जाकर प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाएंगे और आप पासवर्ड दे देंगे, ठीक है, एंड देन ओके करेंगे। ये पासवर्ड अप्लाई होने से फ़ायदा ये होगा कि जब अब मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा तो अनहाइड का ऑप्शन अब मेरे पास डिसेबल हो गया है। आप एडमिन हैं तो आपके पास ही पासवर्ड है, रेस्ट ऑफ द टीम जो है वो इस पर कोई काम नहीं कर सकती। अब जस्ट मैं जैसे जैसे क्लिक करता जा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास पॉपुलेट हो रही है, यानी जो मेरा डैशबोर्ड है वो बिल्कुल उसी तरह से वर्क कर रहा है जिस तरह से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। इसके अंदर किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सिर्फ फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो डाटा और मेरी जो वर्किंग है वो सिक्योर हो गई है। तो अगर मैं किसी के साथ भी इसको किसी को भी अगर मैं इसे सेंड करूँगा तो वो मेरे डाटा को नहीं देख सकेगा, राइट। तो ये एक कंप्लीट सेटअप था जिसमें हमने देखा कि डैशबोर्ड्स हम कैसे बनाते हैं यूजिंग पिवट टेबल्स एंड चार्ट्स। नाउ अब अगर किसी के पास कोई सवाल है तो काइंडली आप वो ड्रॉप कर सकते हैं, देन फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, स्लाइसर की जगह। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए फिर फार्मूला के थ्रू काम होगा और उसमें ये नहीं चाहिए होगा। तो अगर आप
किन का सवाल मैं पढ़ रहा था। तो अगर आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट से रिलेट कोई ताल्लुक़ है, मतलब आपको वो सीखना है, तो आगे जो मेरा एक एडवांस डैशबोर्ड की जो एक ट्रेनिंग चल रही है सैटरडेज़ में, अगर आप उसके अंदर हैं तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं जो है ना वो इस पर बात करने वाला हूँ। हाँ जाफ़र, तो जाफ़र आप उसमें ऑलरेडी हैं सेशन के अंदर, आई एम श्योर कि एडवांस डैशबोर्ड की ट्रेनिंग में। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए डाटा को कॉल करने की टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगा, राइट। सो स्टिल एनीवन हैव एनी क्वेश्चन तो काइंडली उसको जल्दी से ड्रॉप कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड राहिल, पिवट टेबल बहुत काम की चीज़ है, आई एम श्योर कि आप और मैं सबको सजेस्ट करूँगा कि इफ़ यू पीपल आर इंटरेस्टेड टू लर्न पिवट टेबल इन डिटेल, और क्योंकि ये लिमिटेड टाइम होता है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करनी होती हैं। सो अगेन आई एम गोइंग टू एडवाइज़ यू कि आप यूडेमी पे जब जाएंगे तो मेरा एक और कोर्स है, आप मुझे इरफान बकाली के नाम से उस पर सर्च करेंगे, और आई एम श्योर कि यहाँ आपको पेज 2 पर आपको थोड़ा स्लाइडली नीचे आने पर ये कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स है पिवट टेबल इन एक्सेल। तो आप ये कोर्स फ्री है, आप इस कोर्स में जब भी रजिस्टर्ड होना चाहें तो उस कोर्स में आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पिवट टेबल में आपको न्यू डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। असाइनमेंट से रिलेट शेख मोहम्मद कासिम, मैंने बताया था कि कोई असाइनमेंट नहीं है, चिल्ड करें। और अच्छा दूसरे लोगों ने भी आपको अप्लाई कर दिया है। इस डैशबोर्ड को पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हैं, यस पीपीटी में इंसर्ट कर सकते हैं इस डैशबोर्ड को, लेकिन आपको उसमें करना क्या होगा सज्जाद कि आपको पेस्ट एज लिंक करना होगा। मिसाल के तौर पर अब पीपीटी के अंदर स्लाइसर्स और इस तरह की चीज़ें तो वर्क नहीं करेगी, लेकिन आपका ये जो चार्ट्स हैं ये आपके वर्क करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल सी कॉपी, और मैं पावर पॉइंट ओपन करता हूँ, और पावर पॉइंट पे आने के बाद मैं इसे पेस्ट स्पेशल में जाकर पेस्ट एज लिंक करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ, एंड देन ओके करता हूँ। सो ये डाटा मेरे पास, चार्ट मेरे पास पॉपुलेट हो गया। और अगर मैंने डिफरेंट चार्ट्स लिए होते हैं तो मैं उनको एक एक जगह पर पॉपुलेट करता। अब पावर पॉइंट पे स्लाइसर्स वर्क नहीं करते, तो स्लाइसर के लिए डेफिनेटली मुझे एक्सेल की ही हेल्प लेनी होगी। अब अगर मैं कहता हूँ कि मुझे 2010 के स्टैटिस्टिक्स देखने हैं, मैं 2010 पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए नंबर चेंज हो गए, 287665, पावर पॉइंट पे जा रहा हूँ 287665, ठीक है। अगर मुझे 2011 के नंबर्स देखने हैं, मैं 2011 पे क्लिक कर रहा हूँ, 357766, ये देखें 357766। तो यस पावर पॉइंट के साथ इसकी कनेक्टिविटी हो सकती है, आप डैशबोर्ड को ले जा सकते हैं, उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये स्लाइसर्स के थ्रू काम नहीं करेंगे, इसके लिए आपको एक्सेल के थ्रू ही कनेक्टिविटी करनी होगी। लास्ट क्लास के अंदर नोमान हम लोग कोशिश करेंगे कि डाटा जो डिफरेंट शीट से हम लेकर आ रहे होते हैं वो उसकी टेक्निक्स क्या होती हैं उस पर हम बात करेंगे, और एक दो और छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा मोहम्मद जुनैद, डैशबोर्ड का एक्चुअली पर्पस ही होता है कि जब आपकी सीनियर मैनेजमेंट है उसको जो भी डाटा देखना होता है वो एक्चुअल के अंदर डैशबोर्ड के अंदर देख रही होती है, ठीक है। नंबर्स में भी देख रही होती है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप उस तरह की इंफॉर्मेशन को एक्चुअल के अंदर मैनेजमेंट को जब भी इंफॉर्मेशन दिखा रहे होते हैं तो एक्चुअल के अंदर आप जो है वो डैशबोर्ड के अंदर दिखा रहे होते हैं, यानी वन विंडो स्क्रीन होती है। आम ज़बान में मैं आपसे कहता हूँ, मिसाल के तौर पर जी एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये कहा कि हमने ईयर 2019 के अंदर जो है वो इतना प्रीमियम लोगों को पे किया, यानी इतना हमने लोगों को फैसिलिटेट किया। तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन कैसे दिखा रही होती है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन चार्ट्स के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए, ठीक है, बारों में ऐड दे रही होती है। अगर एक एयरलाइन कंपनी ये कहती है कि भाई हमने अब तक पीछे 10 साल में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, हमने लॉसेस सबसे कम किए, तो वो कैसे बता रही होती है, तो उसके पास ज़ाहिर है कोई इन्फॉर्मेशन होती है, हिस्टोरिकल डाटा उसके पास होता है, वो दिखाती है कि 2010 से सपोज़ करें 2019 के दरमियान जो 19 वाला साल था उसमें सबसे ज़्यादा हमने प्रॉफिट किया, लॉसेस हमने कम किए। तो उसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा है जिसके बेस पे वो इन्फॉर्मेशन लोगों से शेयर करती है, और जब वो इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो वो चार्ट्स या नंबर्स इस तरह से होते हैं। इसको आम ज़बान के अंदर हम लोग डैशबोर्ड कहते हैं, कंप्यूटर की ज़बान में। हुसैन, क्लास के टाइमिंग 3 to 5 है संडे।
हाँ उबैद, ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि अगर आप डैशबोर्ड को एक न्यू वर्कबुक में सेव करेंगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि डैशबोर्ड जो वर्क कर रहा होता है ना वो उसके पीछे रखी हुई वर्कशीट से इसका ताल्लुक होता है। जो वर्किंग शीट होती है, पेवेट की जो शीट होती है, इससे इसका ताल्लुक होता है। तो अगर आपकी वर्किंग शीट डिलीट हो गई, इसीलिए मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि वर्किंग शीट किसी भी लेवल पे डिलीट नहीं होनी चाहिए। डेटाबेस बेशक डिलीट हो जाए, आपकी अगर ये वर्किंग शीट डिलीट हो गई ना, आगे डैशबोर्ड आपका फेल हो जाएगा। डेटाबेस अगर डिलीट हो गया ना तो आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचने वाला, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह कि वर्किंग शीट से आप डाटा दोबारा निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि मुझे जो है वो, मैं पावर पॉइंट बंद कर देता हूं क्योंकि ये झटक आ रही है इस तरह से। सो अगर मेरे पास डाटा है